अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट के स्पेशल ट्रांसमिशन से बिलाल एहसन आपको खुशामदीद कहता है। और मेट्रो वन टीवी चैनल की जानिब से बजट के लिए खास तौर पर इस ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू किया गया है। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि आज सिंध का बजट पेश किया जा रहा है और पंजाब का बजट जो है वो पेश किया जा चुका है। वफाक का बजट भी आज से 2 से 3 रोज़ कबल जो है वो पेश किया गया था और मेरे ख्याल है कि तमाम अमीर गरीब छोटे बड़े तमाम लोगों ने जो है इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे। ये इतना कुछ अखबारात में आ चुका है, मीडिया पर इतनी ज़्यादा इसकी तशरीह हो चुकी है कि हर आदमी इसके मुतालिक समझ चुका होगा। सिंध का बजट इस वक्त जो है वो पेश किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध जो कि वज़ीर ख़जाना भी हैं सिंध के, वो बजट 2019 और 20 जो है माली साल का वो इस वक्त पेश कर रहे हैं। वो उसकी तफसीलात जैसे ही आएगी हम आपको उस तफसीलात के हवाले से देंगे। और मेरी इस दरमियान भी जो है वो उनके हम आपको डायरेक्ट जो है सिंध असेंबली ले चलते हैं। वहाँ पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो है सिंध का बजट पेश कर रहे हैं। 12 in number and an allocation of 4.89 billion as compared to rupees 15 billion kept for the current financial year and rupees 27.3 billion which were kept in the last financial year. So sir, in 2 years the federal allocations for the province of Sindh have reduced from 27.3 billion to a meager 4.89 billion. Sir, as most of the members here belong to Karachi, I would like to let you know what the federal government has kept for the city of Karachi in the federal budget. We heard a promise of 162 billion rupees when the Prime Minister came to Karachi. Okay. बिलर रेड कराए ना वही तो माइक वाले दियो छो यार छाकता वैसे वो बिलर की बिठाने पर कहां के को तो आधे घंटे में लगा था ना जो मैं पर्सनल हमारी मार्केटर नाज़रीन, हमने दोबारा आपको इस प्रोग्राम में जो बजट ट्रांसमिशन के स्पेशल ट्रांसमिशन चली इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त जैसा कि आपके में भी था कि वहाँ पर सिंध असेंबली में जो बजट तकारीर पेश की जा रही थी, कुछ पीटीआई के जो अपोजिशन के जमातें हैं हमारी, उन्होंने एहतजाज का सिलसिला भी शुरू किया जो कि आपको स्क्रीन में भी नजर आया होगा। लेकिन बहरहाल हम यहाँ स्टूडियो में जो हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान, सबसे पहले मैं आपको उनसे तारुफ करवाता चलूँ कि मेरे सीधे हाथ में जो पहले मेहमान हैं AQ खलील साहब, ये हैं साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। मेरे दूसरे मेहमान हैं जो कि जुनैद मागरा साहब हैं, ये मौजूदा इस वक्त कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, सिटिंग सदर हैं ये। और मेरे उसके बराबर में ही हैं जनाब अतीकुर रहमान साहब, ये एक बहुत ही तजुर्बेकार माशी सियासत आप समझ सकते हैं कि मईशत पे बहुत ज़्यादा उबूर है इनको और तकरीबन मुख्तलिफ चैनल्स पे इनके तस्करे और तबसरे मईशत के हवाले से आप सुनते रहते होंगे। तो लिहाजा इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं ख्याल है कि सिटिंग सदर जो हैं जुनैद मागरा साहब, उनसे मैं बात करूंगा कि वफाक के बजट के हवाले से। पहले हम थोड़ा सा वफाक के बजट देख लीजिए कि सिंध का बजट जो है अभी पूरी तरह आया नहीं है, कि वफाक के बजट के हवाले से जो बताया गया था कि 8,238 अरब रुपए यानी तकरीबन मेरा ख्याल में 70 खरब है, 68 या 70 खरब रुपए है, इसमें 14 से 15 खरब रुपए का खसारा है। मुख्तलिफ किस्म की जो ड्यूटीज़ अदा की गई हैं, रिजर्व रेटेड ख़त्म किया गया, जो सैलरीज पर्सन है उनके लिए स्लैब से मुताफ़ कराया गया था। क्या 15 खरब पूरे हो जाएंगे इन पे? देखें बिलाल साहब, ये इस वक्त जो बजट इन्होंने अनाउंस किया है वो बड़ा सरप्राइजिंग बजट है फॉर द बिज़नेस कम्युनिटी, क्योंकि मैं इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बिज़नेस कम्युनिटी को। जब हम पाकिस्तान की मईशत देखते हैं तो नो डाउट कि ये बिल्कुल ही डाउनवर्ड्स की तरफ जा रही है। लेकिन इसके साथ आप देखें कि उन्होंने जो बजट में जो अपना रेवेन्यू टारगेट जो FBR को दिया गया है वो 550 बिल्कुल। अब उस 550 देंगे जबकि वो 4135 पिछला कलेक्शन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो डेफिसिट आया। 14 खरब रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा रखा है। तो अब उसको करने के लिए उन्होंने एडिशनल टैक्सेस डाल दिए हैं जो कि एक ओवरबर्डन हो गया है ये पूरा बजट, और जिसकी वजह से आपने शहर के अंदर में
कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी हु एंड क्राई आपने ना सुनी हो। हर आदमी चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि मेरा क्या होगा, क्योंकि उन्होंने हर एरिया पे मिसाल के तौर पे वो इन्होंने एक बात का क्लेम किया कि जी ये गरीब आदमी पे ये इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, जबकि ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। बिल्कुल इफ़ेक्ट आएगा। जब भी आप देखें ऑयल है, चीनी है, जितने इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, हर एरिया पे हर सिस्टम में उन्होंने जाके जो है वो एडिशन की है, टैक्स डाला है। ये प्रोविजंस इन्होंने जो डाले हैं उसके मुताबिक हर आम आदमी की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह मुल्क की मईशत ठीक नहीं है, उन्होंने अपनी ना ठीक तो हो रही, लेकिन साथ में उन्होंने पब्लिक की भी जेब की मईशत ख़राब कर दी, सिर्फ ये शो करके कि जी ये ठीक हो जाएगा कि 16,500 रुपये जो मिलते थे उसकी जगह अब 17,500 रुपये आम एक्स एम्प्लॉय को मिलेंगे। मुझे बताएं कि क्या वो 1,000 रुपये की इजाफी एडिशन से क्या वो अपनी खुद की मईशत संभाल सकेगा घर की? मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसकी करेक्शन जो है ना 30 to 40% है। 30 to 40% की करेक्शन जो है वो हर आदमी के साथ इस वक्त हो रही है, इस बजट का तखमीना लेते हुए और इसकी कलेक्टिव मेजर्स बजट के हवाले से अगर हम आते हैं तो कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? आई थिंक कि ये तकरीबन मैंने आपको कहा ना कि कम से कम 25% तो उनकी इंक्रीज हो जानी चाहिए थी। 4,000 का इफेक्ट आ रहा है हमें नजर। सियासी जमातें कहती हैं कि 25,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए कम से कम। जी देखें, अगर देखा जाए तो 16.5 से आपको मैंने जो 4,000 का, तो ये तकरीबन 20,000-21,000 रुपये के करीब हो रहा है। और ये इफेक्ट जो है आ रहा है, क्योंकि इसके बाद आप एडिशनल दूसरे इनके जो प्रोविजन से जो एक लेबर को या जो एक एम्प्लॉय को मिलते हैं तो वो आप देखेंगे तो दैट विल कम टू द 25,000। इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को इन्होंने देखा नहीं। और ये भी देख लें कि जी आप 2 पैरामीटर्स पे नारे मार रहे थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस करने का। आपके दोनों पैरामीटर्स ये वर्ल्ड बैंक के दिए हुए थे इनके, जो कि आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सिंध ने भी एक ऐलान किया, और इन दोनों पैरामीटर्स में आप देखेंगे ये बजट हिट हो गया है। और इतना बुरे तरीके से ये गया है कि इन दोनों पैरामीटर्स को या तो आप हटा दें और इसके बाद ये बजट अनाउंस कर दें। आपने इन दोनों पैरामीटर्स को 6 महीने साल से जो है वो हमारे ऊपर। अच्छा, मैं यहीं पे इंटरप्ट करूंगा कि आपके कि मुझे याद अच्छी थी, इमरान खान साहब बिफोर इलेक्शन आपके पास आए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ बहुत सारे वादे वईद हुए। फिर उसके बाद असद उमर साहब वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर हुए, आपकी उनसे मीटिंग हुई। आप क्या समझते हैं कि हफीज़ शेख के आने के बाद, मुशीर ख़ज़ाना आने के बाद जो असद उमर से आपकी जो कमिटमेंट हुई थी, ये उससे अक्सर मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल मुख्तलिफ है। असद उमर साहब ने तो एक बात जो क्लेरिफाई की थी उसके अंदर में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी मीटिंग इस्लामाबाद में डायरेक्टली इनकी ऑफिस में हुई थी, और उन्होंने उसके ऊपर खदशा जाहिर किया कि क्योंकि मेरी शरह नमू नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, और आप एडवाइस करेंगे इसका रास्ता क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैं दोबारा वज़ीर सिंध साहब जो तकरीर शुरू कर दी है, तो मैं ज़रा उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। to rupees 18.094 billion in next financial year, whereas on development side rupees 4 billion allocated in the ADP 2019-20. Sir, universities and boards mein we have increased the allocation from rupees 9.5 to 9 billion to rupees 10.585 billion in the next financial year. Sir, मैं health की बात करूंगा थोड़ी। Health is a high priority for the government of Sindh. Significant investments have been made over the years in preventive programs, primary health, largely through PPHI. Many major health institutions, hospitals have been provided funds both through grants as well as development financing, such as SIUT, Indus Hospital, Jacobad Institute of Medical Sciences, JPMC, NICVD, NICVH, with its 8 satellite units of NICVD and 9 mobile chest pain units. सर यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र, वो चार्ल्स डिकेंस की किताब है A Tale of Two Cities, यहाँ मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ। A Tale of Three Hospitals। फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पर में एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि ये तीनों अस्पताल हम ले लेंगे, और बजट में इनके प्राइम मिनिस्टर ने, इनकी फेडरल गवर्नमेंट ने नाज़रीन, जैसे देख रहे थे कि दोबारा इंटरप्ट हुआ और सिंध असेंबली से जो है तकरीर जारी है, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार जो है वहाँ से मुनक़ता हो रही है। हम दोबारा अपने प्रोग्राम की जानिब आते हैं। तो जुनैद भाई, आप थोड़ा सा अपनी बात कंप्लीट कर लें जो कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि क्योंकि गवर्नमेंट ने
जब असद उमर साहब की आप बात कर रहे थे, जी जी, असद उमर और से जो आप असद कमेंट उमर किए। साहब ने जब हमें इस बारे में कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको बुलाया है, और जब हमने ये बात सुनी तो उनको भी बड़ा दुख था कि हमारी मैशत ठीक नहीं चल रही है, शरह नमू नहीं बढ़ और रही मेरे ख्याल है, में कॉस्ट ऑफ डूइंग पे वो बहुत ज्यादा और उन्होंने उसके तवज्जो दी ऊपर थी। ये बड़ा रजिस्ट कर रहे थे कि जी ये दोनों चीज़ों को हम इन पैरामीटर्स को लेके चल रहे हैं, तो आप अपना इंटेक दें कि ये क्या है। हमने कहा जी देखें, आपकी ग्रोथ इसलिए नहीं बढ़ेगी कि आपके बैंकिंग सर्कल के अंदर में हम ये पैसे जमा नहीं करवा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आपकी FBR की नोटिस, नैब की नोटिस, FIA की नोटिस ने नाक में दम कर दिया है पब्लिक की। उन्होंने बेहतर ये समझा कि हम अपने घर में पैसे रखें या हम ज़मीन के अंदर रखें, तो लिहाजा आपकी नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये बात तो ये पूछिए कि इसको जो है वो आपने ठीक कैसे करना है, और ये भी पूछिए कि जी ये चीज़ें हमारे साथ हुई क्यों। सर, हमने 70 साल में बड़ी स्मगलिंग की है, आपने स्मगलिंग को ये रोकथाम नहीं की। 70 साल में अंडर इन्वाइसिंग बड़ी कर दी, क्योंकि स्मगलर आया तो उसके साथ में अंडर इन्वाइसिंग का काम हो गया। फिर इसके साथ करप्शन भी बहुत ज़्यादा की, वो सारा पैसा आके चला गया रियल इस्टेट में, और रियल इस्टेट जो है वो बिजनेस बूम कर गया, और इसके बाद उस सेक्टर को जो है वो आपने जो है इसके बाद उसको भी ले लिया अपने एम्बिट के अंदर में। अब उस एम्बिट में लाने के बाद क्या हुआ कि उसका भी काम ख़त्म हो गया, वो वहाँ पर भी रुक गया। अब हर आदमी को आपको रोड मैप चाहिए, आपके पास 80% ऑफ द ब्लैक इकोनॉमी है, 20% वाइट है। अब जो कन्वर्ट हो गए लोग डॉलर और सोने की तरफ हो गए। जी, अब ये हो गया कि ये 80% ब्लैक को आप रूल कर रहे हैं 20% पे, और आपके पास इस वक्त जो क्वांटम पड़ा हुआ है वो 80% का है, उसको आप ठीक करने का रास्ता दे दीजिए रोड में। उन्होंने बोला क्या है, हमने कहा असेट डिक्लेरेशन स्कीम, आप उसको ले आए। अब उन्होंने क्या किया कि असेट डिक्लेरेशन स्कीम की बात मान ली हमारी, लेकिन जब आई और उसका जब ऑर्डिनेंस आया तो उस असेट डिक्लेरेशन में सिर्फ कैश इंजेक्शन थी, और कैश को आप जमा कराएं डिपॉजिट, बाकी जितनी असेट आती है जो असेट की डेफिनेशन में उसमें से कोई भी नहीं है। मतलब गोल्ड है, जमीन को भी आप नहीं कर जी सकते, जी, गोल्ड को भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, करेंसी को भी नहीं, कुछ भी नहीं। और सिर्फ रियल इस्टेट के सेक्टर को उन्होंने, हमने कहा था कि आप 1% से आप इसको एमनेस्टी डिक्लेयर करवाएं, उन्होंने 1.5% से किया। साथ में उन्होंने 1.5% से उन्होंने 150% की जो है वो FBR वैल्यू को प्लस कर दिया। इसका मतलब 4,000 की ज़मीन को 10,000 के साथ आप अपनी जो है वो डिक्लेरेशन करें, या फेयर मार्केट वैल्यू FMV उन्होंने डाल दी। अब मुझे ये बात बताएं कि ये सारे पैरामीटर्स आपने इधर सर पे डाल दिए। अच्छा, इतनी तरीके से आपने हमें जाम करके रखा है, और फिर इसके बाद इतनी टाइट पॉलिसी होनी नहीं चाहिए। आपको सॉफ्ट वे में लेके आना है, लोगों को समझाना है। आप टीवी पे बैठ के सबको धमकियां दे रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं एमनेस्टी स्कीम से ताजिर खुश नहीं है? असेट डिक्लेरेशन स्कीम से बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें आना चाहिए, क्योंकि ये बंदूक के जोर पे तो आप नहीं जा रहे। अच्छा, अगर एमनेस्टी स्कीम फ्री है, कामयाब होती है तो कितने पैसे आ जाएंगे? मैं समझता हूं इनको 300 से 400 बिलियन जो है वो आ जाएंगे। लेकिन फिर भी वही जो 15 खरब का जो, लेकिन इन्होंने ये सारे रास्ते रोक दिए हैं, जिस रोकने की वजह से मैं नहीं समझता कि इनके पास इतने पैसे आएंगे। अब मैं समझता हूं कि क्योंकि इन्होंने इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट शुरू की है कि ये आना चाहिए, लोगों को इसके अंदर में फॉल करना चाहिए। आपके पास अगर नहीं है वाइट मनी, आप बिजनेस कैसे करेंगे? बंदा जिसको चाहिए मकान वो खरीदेगा कहां से? क्यों कि इसके साथ इन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ और बेनामी लॉ दोनों चिपका दिया है, जिसकी वजह से आदमी फंस गया है। अगर ये चीज दोनों हैं और अगर आप वाइट नहीं करवा रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि जी ये आपके पास से पैसे कहां से आए, आप क्या जवाब देंगे? आपके पास ये रास्ता तो एमनेस्टी स्कीम आना चाहिए, लोगों को आना चाहिए इसमें, ताकि कि आप अपनी चीजों को ठीक कर लें। क्योंकि ये बेनामी लॉ और ये इमरान खान साहब ने नहीं बनाए, ये पहले के आए हुए हैं, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर स्टे था तो इसकी वजह से जो है वो ऑलरेडी क्लियर हो गया, और 2019 के अंदर में ये, और दुनिया भी आपसे मुतालबा यही कर रही है ये कि लागू हो गया। जी, हम असल में दुनिया भी आपसे यही मुतालबा कर रही है। सर ये IMF की जो प्रोग्राम है ना, उसके तहत FATF में हम जो फंस गए ना, वो वजह भी वो उसकी टेररिज्म फाइनेंसिंग की वजह यही है, और उसको इधर से इन्होंने क्लब किया है कि जी ये चीजें ठीक, ये भी तो, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट को तो ये देखना है ना सारी चीजें कि आप जिस तरह के FATF में फंसे हुए हैं और आपके पे अगर खुदा ना खास्ता अगर ब्लैकलिस्ट में चले गए तो आपकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी, ये भी देखें। तो ये धमकियां दे रहे हैं। वैसे भाई साहब, जुनेद साहब ने तो बाकायदा साहब ने अच्छी बातें बताई, बहुत सारी चीज़ें की और बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम की फ़वायद भी बता दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि FBR फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, जिसमें कि इमरान खान के भी उन पर तहफ़्फ़ुज़ात शबर ज़ैदी को वो लेकर आए, स्टेट बैंक के गवर्नर को उन्होंने तब्दील कर दिया, मुशीर ख़जाना आ गए, वज़ीर ख़जाना चले गए। आप कैसे देखते हैं कि क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत जो पहला बजट है PTI का, इस PTI के पहले बजट में क्या इनके अपने जो कि आप लोगों से बिफोर इलेक्शन जो भी नेगोशिएशन हुई, जो भी मुज़ाकरात हुए, उससे यकसर मुख्तलिफ है या ये IMF का बजट है? बेसिकली एक शेर है कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है।
ये जो बजट बेसिकली बना है न ये इनका ख्याल है न इनका ये पेश करना, मतलब वही IMF का बजट है। दूसरे मायनों में मैं आपको एक और बात क्लियर करूं कि अगर आप टीम देखें बजट बनाने वालों की, तो वो टीम जो PTI की टीम है उसमें PTI का कोई सरकर्दा आदमी शामिल ही नहीं है। सारी बदनामी हिस्से आ रही है PTI के, जबकि ना हफीज शेख साहब का ताल्लुक PTI से, ना शब्बर जैदी साहब का ताल्लुक PTI से है, ना उनकी इकोनॉमी टीम का हमाद अजहर किसी का का ताल्लुक है। हमाद अजहर साहब सिर्फ प्रेजेंट, मैंने कहा ना कि उन्होंने सिर्फ पेश किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो नहीं बैठे जवाब देने के लिए, जो मेरी बात की मजीद तायद करता है। मैं अब आपसे पोस्ट बजट में तो थे, मौजूद थे, लेकिन उसको कंडक्ट किसने किया? हफीज शेख ने। हाफिज शेख ने किया, लेकिन अर्ज ये मौजूद कर थे। रहा हूँ मैं कि पेश, मैं वो अर्ज कर रहा हूँ, बनाया किसी ने, पेश किसी ने किया, आया कहीं से कहीं, वो सूरत हाल होने की वजह से। देखें, बात ये है कि ये जो कहा जाता है ना कि ये PTI का पहला बजट है, ये मैं इस इस्तिलाह से जो है मैं एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि 27 अप्रैल 2018 को जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट पेश किया तो उसमें 2 बार PTI ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें चेंजेस की। एक की सितंबर में इमीडिएटली और दूसरी की जनवरी में। उसमें बहुत ज़्यादातर उन्होंने ड्यूटियों में रद्दोबदल किया, बहुत सारी चीज़ें चेंज की और ये कहा कि हमको पैसों की सख्त ज़रूरत है। इशू ये है कि इस वक्त अभी जैसे जुनैद भाई ने एक बात की है, यही सारी चीज़ों का मंबा है, और वो ये है कि आपकी 80% इकॉनमी जो है वो ब्लैक इकॉनमी है, 20% आपकी इकॉनमी है जिसको आप वाइट इकॉनमी कहते हैं। आप जब कानून बनाते हैं तो वही 20% वाला बेचारा आपकी रगड़ में आ जाता है, 80% वाला फिर बाहर फिरता है। अब नतीजा क्या है, जिसको हम नॉन फाइलर भी कहते हैं, जिसको हम नॉन फाइलर कहते हैं। अब अर्ज करने का मेरा मतलब ये, आप कहते हैं कि जी हम इस्लाहात का एक बजट लाना चाहते हैं, ज़रूर लाइए। आप कहते हैं हम इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन के राह पे डालना चाहते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। आप कहते हैं कि जी हम जो नॉन फाइलर्स हैं उनको हम फाइलर्स बना के उनके ऊपर पेनल्टीज़ लगा के हम इनको जिस तरीके से भी हम चाहेंगे हम उसको इस तरह कर देंगे कि उसको नॉन फाइलर को जीना महाल कर देंगे। लेकिन आप कहते हैं 50 लाख से ज़्यादा का मकान भी खरीदो। नहीं तो अब तो छूट दे दी। नहीं, एक बात ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी, मैं माजी की बात कर रहा हूँ, मैं माजी की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें 2% 3% इजाफी दो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। नतीजा ये है कि आज इकॉनमी में और ख़ास तौर पे जो मार्केट में स्लम्प है उसकी वजह यह है कि मैं पैसे रखता हूँ लेकिन मेरे पैसों का जो मसला है, मसरफ़ है, जिन चेकों से मैं काम करता हूँ मैं वहाँ रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अब आप ये कहते हैं कि बेनामी अकाउंट्स को भी 30 जून के बाद या तो आप इस सिस्टम में आ जाओ, तो ये जो जितना बड़ा भी ऑपरेशन है इससे सारा काम जो है मुतासर हुआ है। अब बात यह है कि जैसे अभी जुनैद बात कर रहे थे कि ये जो असासों की डिक्लेरेशन का लॉ है, ये वज़ीर आज़म ने मीटिंग चेयर की थी, जुनैद भी उसमें गए थे, और ये बड़ी संजीदगी के साथ तजवीज़ दी गई थी कि भाई PTI की गवर्नमेंट आई है, रियलिस्टिक अंदाज में ये बात सोचे कि हम इस मसले को हल कैसे करें। और आपके साथ पब्लिक थी, पब्लिक चाहती थी कि हम अपने एसेट डिक्लेयर करें, क्योंकि आपने चंद महीने पहले ये फरमाया था कि अगर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने किसी ने डिक्लेरेशन किया अपना या एमनेस्टी स्कीम के अंदर खुद को शामिल किया तो हम उसकी मुखालिफ थे, हम उसकी इंक्वायरी भी कराएंगे, हम उसकी FIR भी कटाएंगे। वो तो मेरे ख्याल में आप लोगों के प्रेशर की वजह से उन्होंने लेकर आए। बहुत सारे लोग डरे हुए थे उस वक्त, उन्होंने उस स्कीम में हिस्सा नहीं लिया। इस स्कीम में वो आना चाहते थे कि भाई ये एक अच्छा आदमी आया, बड़ा ईमानदार आदमी आया, अच्छी टीम आई है, लाओ इसकी बात पे हम गौर करें। तो आपको फिर क्या किया, फिर ब्यूरोक्रेसी ने पकड़ लिया आपको कि भाई ये कवानीन को अगर आपने छोड़ दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आप उस वक्त बैठ के जो आपके साथ स्टेक होल्डर्स थे, अगर आप उनकी बात सुन के उसको, अब देखें ना, अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें कि सोना है और मैं सोने को डिक्लेयर करना चाहता हूँ, वो मेरा असेट्स है, तो मुझे क्यों इजाज़त नहीं है? मुझे क्यों कहा जा रहा है कि जी आप कैश को जो है वो लेके आओ और ये करो और वो करो? आज लेकिन सोने को तो नहीं प्रैक्टिकल है। लेकिन मेरा वो है कि 40,000 के प्राइस बॉन्ड्स को तो वो रजिस्टर्ड करा रहे हैं कि जिसके बाद 40,000 के प्राइस बॉन्ड पड़े तो उसको रजिस्टर्ड करें। आपकी बात को कतई कलामी होती है। देखें, ये फिर वही बात है कि जो हमारे यहाँ इशू बना है ना, सबसे बड़ा वो बना है FATF का। हाँ, FATF। अच्छा, उन्होंने जो चीज़ें मार्क की है ना, हमने उसको शामिल नहीं होने दिया। हमने कहा जी ये इस तरीके से हमारे पास आमदनी जो है, हद ये है कि मैं कहता हूँ ना, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में बात करता है, सबूत हम देते हैं जी। हमारा किरदार इस तरह का हो गया है कि हम नहीं सोचते कि मुल्क के फायदे में क्या है, मुल्क का नुकसान क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। एक साहब आपकी बात बदल, जुनैद भाई ने की, आपने बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं इस बात से करता हूँ कि सब। मुझे बताइए कि जब खजाना खाली तो क्या करेगी गवर्नमेंट? देखिए, ख़जाना खाली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ख़जाना आप बदकिस्मती की अलामत देखें, एक कमीशन बन रहा है कि जी 24
कितना हाई पावर्ड कमीशन की बात हो रही है। आपने कर्जे बढ़ा दिए, उसके अंदर वो शख्स भी बैठा हुआ है जिस पर सबसे ज्यादा कर्जा लेने का इल्जाम है, हफीज शेख की बात कर रहे जनाब। हैं। अब वो बैठा हुआ है, वो बात ये है कि जब कर्जे लेने वालों की आप बात कर रहे हैं या जिसकी भी आप देखिए, हर इस मैं यहाँ मुल्क पे में एक चीज मैं इस तस्दीक कर दूं, मुल्क में- मैं इधर से कर दूं, देखिए मैं इधर से कर दूं सिर्फ 1 मिनट के लिए कि जो उस तकरीर को मैंने सुनी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, उसमें ये बात है कि आपने कर्ज ले लिया, ओके जी, कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए कर्ज लिया, आपने इस चीज के लिए कर्ज तो ले लिया आपने, लेकिन इंक्वायरी इस बात की होगी कि वो कर्ज जो है वो प्रॉपर उस जगह खर्च हुई या नहीं हुई, और अगर हुई तो उसकी कॉस्ट क्या थी, वो किस कॉस्ट पे गई, कितना ज्यादा उसमें एक्सटेंड किया गया, ये सारी चीजों की ये अच्छी चीज़ है, ये चीज़ अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ में क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों साहब, आपकी बात को मैं जारी रखूंगा। यहाँ पर मुझसे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और हम यहाँ पे ब्रेक पे जाएंगे और मिलते हैं दोबारा ब्रेक आने के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बजट ट्रांसमिशन, स्पेशल बजट ट्रांसमिशन जो मेट्रो 1 टीवी चैनल पे जारी है और मेरे साथ यहाँ पर ताजिर और सनतकार मौजूद हैं, जिनमें कि एक खलील साहब हैं, जुनैद माखड़ा साहब हैं और अतीकुर रहमान साहब हैं। तीनों कराची की अपनी जो तिजारत है या मुल्क भर में जो भी मईशत है उस पर काफ़ी गिरफ्त रखते हैं। फेडरल बजट के हवाले से हम थोड़ी गुफ्तगू कर रहे थे और मेरे ख्याल में वक्फे में जाने से कबल जो है एक खलील साहब से कुछ गुफ्तगू जारी थी। आप अपनी बात को कंप्लीट कर लें। जी, मैं सिर्फ ये बात अर्ज़ कर रहा था कि जो बजट है जिस तरीके से पीटीआई की गवर्नमेंट चाहती थी, ये उस अंदाज से उसके मैनिफेस्टो के बरखिलाफ है। हालांकि अगर आप देखें तो उसमें इन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया हुआ है, 50,000 मकानों का वादा किया हुआ है, आम आदमी को रिलीफ देने का किया है, लेकिन बजट ये बता रहा है कि सीमेंट महंगी होने से मकान बनना भी मुश्किल हो रहा है, चीनी के महंगे होने से उसका बजट मुतासिर हो रहा है, एडिबल ऑयल महंगा होने से उसकी मुसीबत आ रही है, तनख्वाहदार तबके को टैक्स के नेट में लाने से उसकी मुसीबत आ रही है। लेकिन तनख्वाहदार को टैक्स नेट में तो देखें, ये गुज़िश्ता साल मानता हूं 12 लाख था, उसको कम करके सर, रिवाइज करके 8 लाख कर दिया था। बिलाल साहब, आपकी कतल कलामी, लेकिन उससे कबल भी तो 6 लाख 50,000 रुपये थे। महीना बनता है अब जी 6 लाख पे, जी, मतलब जी, 50,000 रुपये महीना, बिल्कुल 50,000 रुपये महीना कमाने वाला आदमी 25,000 रुपये टैक्स वो घर का किराया देता है। 25,000 में अपना खानदान चलाता है, जिसमें उसके बच्चे भी हैं, स्कूल की फीस भी है, बहुत कुछ है। तो वो यानी 6 लाख को बढ़ा के 12 लाख पहले लेके जाना और 12 से फिर वापस 6 पे लाना। 6 तक एग्जेम्प्ट है। नहीं, वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन 6 तक एग्जेम्प्ट है, यानी 50,000 रुपए वाले जो ले रहा है वो कोई टैक्स नहीं दे रहा। मान लिया, लेकिन जो उसके बाद तो जो है वो उसके बाद एकदम का तो नहीं टैक्स ना। देखिए उसमें आएगा तो तकरीबन यही आएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इख्तलाफ करूंगा कि देखिए मुल्क को चलाने के लिए अगर आप 500,000 रुपए, 2,000, 3,000 रुपए अगर टैक्स देते हैं, इसमें कोई मजाक नहीं है। मुल्क को चलाने के देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 12 लाख ज्यादा था और अगर 6 लाख कम है तो रियलिस्टिक अंदाज में उसको 9 लाख रुपए पे लाना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि 8 लाख था लास्ट 8 या 9 पे कुछ करके कि उसको लेके आते हैं। उन्होंने तो एक ये सोच के कि 1 लाख रुपए महीने की आमदनी कोई बहुत बड़ी आमदनी आजकल नहीं है, लिहाजा उन्होंने 12 लाख कर दिया। पिछले वालों की बात कर रहा हूँ। देखिए अब आपको टैक्स चाहिए। देखिए मैं यहाँ कह रहा हूँ, मुफ्ती इस्माइल साहब का जो बजट था, मुस्लिम लीग नून का जो छठा बजट था, उसूली तौर पर तो इखलाकी तौर पर तो उनको ये बजट देना ही नहीं चाहिए था। ये तो बहुत बड़ी लंबी बहस थी, नहीं देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो बजट दिया वो सिर्फ आने वाली हुकूमत को मुश्किलात में इजाफा करने के लिए दिया। इस बात से भी आप कायल करेंगे नहीं करेंगे? लेकिन मुझे एक बात बताएं, आज ये 4% जीडीपी की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 2.4 रहेगी। अब ये अहदाफ खुद जो मुकर्रर कर रहे हैं अपने लिए, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियाई तरक्याती बैंक, वो कोई मानने को तैयार नहीं। अगर कल ये अहदाफ यहाँ मैं बैठा हूँगा 2 साल के बाद तो हम ये बात कर रहे होंगे कि ये अहदाफ गैर हकीकत पसंद आना थे। तो मेरा अपना ज़ाती राय है कि इन्होंने CPEC को नजर में रखा हुआ है। CPEC को की दाबिन की निगाह है कि उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 के हुस्ता के एंड में CPEC जो है उनको कुछ थोड़े से सम्राट देना शुरू हो जाए। जो अदायगियां आपको करनी है CPEC के हवाले से, उसको भी नजर में रखें। देखिए वो बहुत कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही कम नॉमिनल किस्म की आपके सूद उन्होंने कर्ज पे दिया। बहरहाल अतीक साहब, इन दोनों की बातें सुनी है आपने, आप क्या कंक्लूजन देंगे इस पर? बिलाल भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे मौजूद किया। और अभी जुनैद भाई और जो AQ खलील भाई बात कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की उन्होंने, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, बात सारी है कि हमको देखना ही है कि इस मुल्क में क्लास कौन सी रहती है। एक तो रिच क्लास है और एक पुअर क्लास है। ये तो दुनिया में हर जगह रिस्क आ जाते हैं ना, इस साउथ एशिया में तो हर जगह यही है। बात पे आते हैं ना, उस बात पे आते हैं जिस बात को करने के लिए मैंने ये प्रीएम्बल बयान की। रिस्क क्लास जो है आपकी, वो कहती है कि आई केयर अ डैम, ठीक है।
वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बजट कुछ भी है। जहां तक रहेगी पुअर क्लास, एक मिनट जरा मैं जरा कि कौमी असेंबली की इजलास की तरफ जा रहे हैं कि वहां की सूरत हाल को देखते हैं हम, फिर उसके बाद गुफ्तगू तभी होगी। Story. I am indeed pleased to announce that the Economic Intelligence Unit of the Economist magazine has ranked Government of Sindh's public-private partnership unit as the 6th best in Asian countries, and it is much ahead of the overall ranking of Pakistan. The provincial public-private partnership unit has outperformed Pakistan's public-private partnership unit, and this has come about through hard work. Madam Speaker, we've got several other initiatives regarding governance which are part of my speech and which will be submitted to the people. I would like to conclude my speech. Madam Speaker, we've always advocated for a balanced and responsible budget. That is what we believe in, and that is what I have presented today. We are aware that we have challenges ahead, although we have moved forward, but we have covered till now just a few steps. Our destination is still a long way from here, but I am certain that with the guidance of Almighty Allah, His grace, we will tread on the path of opportunities, progress, prosperity, and long-lasting peace. So here I would like to thank the personnel of all the departments who worked tirelessly for the long hours to make this happen. I would especially like to mention the officers of the finance department who worked overtime in order to make this budget presentation possible. I would especially like to thank Mr. Najam Ahmed Shah, Secretary Finance, Mr. Asif Jahangir, Special Secretary Finance, Mr. Riyaz Gill, Mr. Afzal Zaidi, Mr. Nisar Ahmed Sheikh, Mr. Samiullah Sheikh, Mr. Jamshed Alam, Mr. Muhammad Azim, and Mr. Amir Zia. The Planning and Development Department, the Planning and Development Board plays a very important role in formation of the budget. The provincial P&D department forms the annual development program. The chairperson of the department, Ms. Nahi Shah Durrani, has ably guided the Planning and Development Board in presenting this ADP. And here I would also like to mention that the previous chairman of the Planning and Development Board, Mr. Qasim Ahmed, also worked tirelessly in order to make sure that our development targets are met. Apart from the chairperson, I would especially like to mention Ms. Shireen Narejo, Mr. Abdul Fatah Tunio, Mr. Mehtabul Haq, Mr. Khalid Mahmood Siddiqui, and Mr. Fawad Sheikh of the Planning and Development Board. The Sindh Revenue Board has tirelessly worked to achieve the targets, and I would like to mention Mr. Khalid Mahmood, Chairman SRB, Mr. Mushtaq Kazmi, and Dr. Noor Alam in this respect. The Excise and Taxation Department, Mr. Abdul Rahim Sheikh and Mr. Shafeed Ahmed, Mr. Shoaib Ahmed Sheikh are worthy of their contribution, and their contribution is recognized. The Board of Revenue, the senior member, Mr. Shamsuddin Sumro and Mr. Ghulam Abbas Naich were instrumental in making sure that we achieve our current targets, and we have set very high targets for them next year, which they will inshallah achieve. Madam Speaker, Mr. Speaker, I would also like to thank all my peers and colleagues, both from the Treasury and the shouting crowd from the opposition, which did not find it fit to represent their constituents and listen to the budget speech, and instead, without even listening
placed on this side of the house to serve the great land of Sindh for the initiative, and I thank them for the initiatives and contributions. None of these grand policies would have come to fruition without support of all my colleagues. Mr. Speaker, we are citizens of an ever-changing world. Every day dawns with a new challenge. I am sure that through the wisdom of this House and with the trust of the people, we'll match the pace of change. Honorable Chief Minister, please. Honorable Chief Minister, may please make the motion. Honorable Chief Minister, please make the motion regarding introduction of Sindh Finance Bill 2019. Can I rise to introduce the Sindh Finance Bill 2019? The Sindh Finance Bill is introduced. Now the Honorable Chief Minister make the motion in respect of consideration of Sindh Can I Finance. rise to do a motion that the Sindh Finance Bill be taken into consideration on Wednesday, the 26th of June 2019? The motion is the Sindh Finance Bill 2019 be taken into consideration on Wednesday, 26 June 2019. Now I put motion to the House. Those who are for the motion may say aye. And those who are against may say no. Ayes have it, ayes have it. The Sindh Finance Bill 2019 will be taken into consideration on Wednesday, 26 June 2019. Go, Nyazi, go! 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 Now the House is adjourned to meet again on Monday, the 17th June 2019 at 1 p.m. वेलकम बैक नाज़रीन। हम दोबारा जो है इस बजट सेशन में जो मेट्रो वन के स्पेशल ट्रांसमिशन बजट सेशन इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और इससे कबल आपने थोड़ा सा हमने देखा कि सिंध असेंबली में जो बजट पेश हुआ वहाँ जो भी हंगामा रही और जो भी बदकिस्मती हुई वो तमाम की तमाम स्क्रीन पर आपने देखी, लेकिन बजट पेश हो गया। उसकी तफसीलात भी हम आपको थोड़ी देर में जो है इसके मुतालिक इस पर भी हम बहस करेंगे। लेकिन बहरहाल वक्फे में जाने से पहले अतीकुर रहमान साहब से हम जुनैद माकड़ा और AQ खलील साहब ने जो गुफ्तगू की इसकी एक थोड़ी सी तज्जिया चाह रहे थे हम आपसे। बिलाल भाई, बात यही हो रही थी कि जो रिच है हमारे मुल्क का, आपने कहा सारी दुनिया में ऐसे ही होता है कि रिच होते हैं, पुअर होते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास भी होती है। जो रिच है वो तो हमारे मुल्क में उन्होंने तो एक स्लोगन बना लिया, दे केरा डैम अबाउट मिडिल जो है आपके यहाँ 72 से लेकर 80 तक रहे या 90 तक रहे। मैं मेरी बात सुने, और जो पुअर है ना उसके पास तो कोई चांस ही नहीं है इस मुल्क में सर्वाइवल का। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास इस मुल्क में होती थी जो बिल्कुल सबोटाज होकर पॉवर्टी लेवल पे नीचे आकर के एक पुअर क्लास बन गई। बिल्कुल ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे AQ भाई ने अभी बात करी सैलरीड क्लास की, मैं उसका कहूँगा एक बात कि क्या सैलरीड क्लास ही इस मुल्क के बजट को और आपके रेवेन्यू कलेक्शंस को सहारा देगी? क्या देखिए, ऑलरेडी सैलरीड क्लास रेवेन्यू में अपनी पार्टिसिपेशन दे रही है डायरेक्ट टैक्सेस देके। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे पूरा मुल्क दे रहा है 100% वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं। तो जब एक क्लास जिसको आप इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रही है, देख रहे हैं, दूसरे लिमिटेड इनकम वाली क्लास को आप फिर 35% तक स्लैब ले जाकर के अच्छा, बजट में डाल रहे हैं। हम ये बहस कर रहे हैं, मैं आपकी बात से बात कर रहा हूँ, आवाम की मतलब नाजरीन की अपनी नॉलेज के लिए
थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के मुताबिक थोड़ी वजाहत भाई करें। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो आप डायरेक्टली इनकम टैक्स नहीं दे रहे हुकूमत को, एफबीआर को नहीं दे रहे, चालान नहीं कटा रहे, आप टूथपेस्ट से दे रहे हैं, दूध पे दे रहे हैं, मोबाइल पेट्रोल फोन पे दे रहे हैं, आप मोबाइल के ले रहे हैं, उस पे दे रहे हैं, दुनिया जान की हर चीज जो कि हर आदमी दे रहा है, एक मोची भी दे रहा है इस वक्त। तो वो indirect जब- टैक्स हो गई। वो इनडायरेक्ट, तो ये बेचारा इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है, डायरेक्ट टैक्स भी। इसको किस बात का बर्डन डाला है? ये इसमें बिजली का बिल भी पे करना है, घर का किराया भी देना है, घर चलाना भी है, तनख्वाह भी देनी है अपने घर के मुलाजमों की। तो बात सारी है कि इनको देखिए, ये बात करने से हरगिज मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं इमरान खान को क्रिटिसाइज करूं, आई लाइक हिम, लेकिन जब बजट में बात हो रही है तो कुछ चीजें जो अगेंस्ट दी नॉर्म्स चली गई। ये कॉमन मैन का मुल्क है, गरीब का मुल्क है, मिडिल क्लास का मुल्क है। अगर मिडिल क्लास इतना सफर करी, ये सैलरीड पीपल कौन है? ये मिडिल क्लास है, वो इतना सफर करके नहीं। देखिए मैं एक बात आपको इस बात बताना चाहूंगी, इस बजट में कहीं भी ऑस्टेरिटी का इंपैक्ट मुझे नजर नहीं आया, और हमने बहुत नारे लगाए। कॉस्ट कटिंग इंपैक्ट नहीं नजर आ रहा कहीं पे, एक्सपेंडिचर्स बढ़ाते जा रहे हैं। अभी जुनैद भाई बता रहे थे कि 447 बिलियन रुपए का शॉर्टफॉल है हमारे रेवेन्यू में ऑलरेडी, जो हमने डिक्लेयर किया है। अब हम 550 का रेवेन्यू टारगेट बनाकर बैठे हुए हैं, और 4150 का हमारा पिछला था। इसका मतलब है 35% से 14 से ज्यादा 15 बर्डन। खरब का ये difference बर्डन है। किस पे जा रहा है? अगेन आप सैलरीड क्लास पे डाल रहे हैं, मिडिल क्लास पे डाल रहे हैं, रिच। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, दे केयर अ डैम 1% है आपके मुल्क के रिच, एंड दे केयर अ डैम। कुछ भी हो, बजट कुछ भी हो, वो बीमार भी पड़ते तो इलाज कर। इसके बाद एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया, मेरा ताल्लुक हेल्थ से बहुत ज्यादा, आपको पता है, मैं घुसा हूं उस चीज में। आपने हेल्थ सर्विसेज का बजट कटिल कर दिया फेडरल में, विच इज वेरी रॉन्ग। हेल्थ सर्विसेज शुड बी द प्रायोरिटी। गरीब को इलाज नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगी, ऑपरेशन नहीं मिलेगा, अच्छा, तो वो मर जाएगा। लेकिन वफाक ने सेहत में तो कट कर दिया, लेकिन कराची में 3 अस्पताल दोबारा टेक ओवर भी कर लिया। तो इनके बजट कहां से आएगा? देखिए जब हम सिंध की बात करेंगे तो वो बात करूंगा, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कितना बड़ा लकूमा है जो होने जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था फेडरल को, मैं इसके अगेंस्ट हूं। देखिए ये प्रोविंस का मामला है, प्रोविंस के हॉस्पिटल से प्रोविंस के पास रहने चाहिए, और प्रोविंस इस पे बेहतरीन काम कर रहा था। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना, देखिए छोड़े, ठीक है, अलग वो कहानी इस पे हम है। बात नहीं हाँ। कर सकते, वो बात एक अलग है। लेकिन बात यही है कि जो चीज जिस तरह से चल रही है उस तरह से उसको चलना चाहिए। हम आ जाते हैं इस बात में, वीक इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं, सिक इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट को कोई ख्याल ही नहीं है, मेड इन पाकिस्तान पे इतनी बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे इतनी बात हो रही है, वो ख्याल ही नहीं है सिक इंडस्ट्रीज का कि सिक इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए कुछ बजट में एलोकेशन रखना चाहिए। लेकिन एक बात है कि अतीक रहमान साहब, चूंकि आप एक समाजी काम ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं साहब, इसमें यह है कि गरीब अफराद के लिए भी तो 200 अरब रुपए रखे गए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी तो माशाल्लाह बिलाल भाई खुश रहिए, आपने कैसी बात की। आपको मुल्क चलाने के लिए तो पैसे नहीं है, फिस्कल डेफिसिट की वजह से आप बोरो पे बोरो करते जा रहे हैं। 200 अरब रख रहे हैं। फिर मैं आपके पास आता हूं इस बात को कहने के लिए कि गवर्नमेंट ने इतनी बोरिंग कर ली है, डोमेस्टिक ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की बोरिंग कर ली कि बैंक्स कहते हैं हमें फिक्र पड़ी है कि हम बिजनेस कम्युनिटी को एक्सेस टू फाइनेंस दें। हम 17% पे थे, अभी तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके हमारी वाह कर दी, अब हम 19% पे कर रहे हैं। तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम बिजनेस कम्युनिटी को या एक्सेस टू क्रेडिट दें या एक्सेस टू फाइनेंस पे जाएं। इसमें सबसे ज्यादा सफर करती है आपकी एसएमईज, जो आपके जीरो रेटेड इंडस्ट्री की वजह से भी बहुत बड़ी सफर होने जा रही है। बेपना एसएमई को असर पड़ेगा, और एसएमई की रिलीफ के लिए माफ कीजिएगा फेडरल बजट में कोई भी एलोकेशन नहीं रखा गया, और जब नहीं रखा गया तो उससे क्या हो रहा है कि 82% कंपोनेंट है आपके एसएमईज, 40% आपके एसएमई का कंट्रीब्यूशन है आपकी इकोनॉमी में एसएमईज को। लेकिन 10 लाख आप लोग राशन कार्ड भी तो दे रहे हैं सर, कहां से दोगे? ये तो बातें हैं, ये वो वाली बातें हो गई कि हम इतने करोड़ों के हाउस बनाएंगे। आपके पास रेती बजरी सीमेंट तो है नहीं, पैसा है नहीं, आप बनाएंगे कैसे? बिजली आपकी दुनिया की सबसे महंगी कह रहे हैं कि 10 लाख अफराद को राशन स्कीम देंगे, एशिया के लिए 200 अरब रुपए उन्होंने गरीब अफराद के लिए रखे हैं, उन्होंने इनकम प्रोग्राम लेट्स टॉक फैक्ट्स, और फैक्ट्स पे बात करने पे हम आपको एक बात बताते हैं, मतलब आप ये समझते हैं एप्लीकेबल नहीं होगा ये सब चीजें? एब्सोल्युटली नॉट, प्रैक्टिकली नहीं। आपके पास मुल्क चलाने का पैसा नहीं है, फिस्कल डेफिसिट पे रहते हैं, तो इसका मतलब है कि जो अपोजिशन कह रही है कि इन्होंने रॉन्ग बिलाल भाई, आपका सिर्फ डोमेस्टिक डेट नहीं है, एक बात गौर कीजिएगा, आपका एक्सटर्नल डेट भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, और आपके पास सॉवरेन डेट भी है जिसमें आपने रहन रखाई नहीं अपनी चीजें। सॉवरेन डेट वो होता है जिसमें आप कोलेटरल्स देते हैं, आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने कोलेटरल्स दिए हुए। आप कहां है? मेरा और आपका पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख रुपए का मखरूज होकर पैदा होता है। तो लेट्स टॉक फैक्ट। अच्छा, एक पेज और बता दे कि जब बेनजीर इनकम प्रोग्राम, अभी जो ये बात की थी जुनैद माखड़ा साहब ने कि 17,500 रुपए गरीब अफराद के लिए तनख्वाह रखी, 15,000 से 17,000 कर दी उन्होंने, 2,500 रुपए वो क्या करेगा? मैं ये बताऊं कि बेनजीर इनकम प्रोग्राम में आप सालाना 2,000 रुपए देते हैं, 3,000 रुपए देते हैं, वो स्टाइपेंड देते हैं, महाना देते हैं।
आप मुझे पता 2,000-3,000 रुपए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप किसी की मदद करते हो उससे उनका फायदा हो जाता है। इनकम नहीं, उसका लफ्ज है सपोर्ट। सपोर्ट होती है इस पे तो आप नहीं, मुझे इस पे बता दीजिए। आज तक मेरी समझ में नहीं आई बात कि इनकम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या जो भी नाम रखें आप इसका, आप 3,000 रुपए देते हैं, कभी कहते हैं अच्छा जी हमने 500 बढ़ा दिया इसके ऊपर, सब अब 3.5 कर दिए या 4 कर दिए, इससे क्या घर चलता है? एब्सोल्युटली नॉट। आपको पता है अच्छी तरह कि जिस स्टेज पे मेरा ख्याल है कि ये वोट के लिए रिश्वत है। देखिए ये आप देखिए जिस इन्फ्लेशन रेट पे आप खड़े हैं, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है 9.4% पे इन्फ्लेशन, लेकिन अगर सच पूछने जाओ तो इन्फ्लेशन 14% पे खड़ा है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो हाई नहीं, ईज ऑफ बिजनेस नहीं है। हाईएस्ट टैरिफ पे तो आप इलेक्ट्रिसिटी के खड़े हैं दुनिया के, और आप फिर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? गरीब का गला घोटना है, चीखें निकल गई हैं लोगों की। इस पर ख्याल करना चाहिए। गवर्नमेंट गरीबों के वोट से आई है, उसको ख्याल करना चाहिए इन चीजों का। 70 साल में कौन सा बजट ऐसा है जिसको कि आप लोगों ने कभी कहा हो कि जनाब बहुत अच्छा बजट? सर कहो या ना कहो, एक गवर्नमेंट ने ब्लंडर मारा है, उसकी बात कर लेते हैं। मेरी बारे ब्लंडर की बात सर, आपके पास आप टाइम मुझे कम बताएं। है। नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास टाइम है अभी। आप मुझे बताइए कि 70 साल की उम्र में कौन सा ऐसा बजट आया है जिसको कि ताजिर ने, आवाम ने कहा हो कि ये आवाम दोस्त बजट है, ताजिर ने कहा ये मईशत दोस्त बजट है? कोई आया ऐसा बजट? ऐसा कई तो आज हम इस पर तनकीद कर रहे हैं। ऐसा कई दफा हुआ है। इजाजत दें आप। एक मिनट सर, मैं एक बात कहने की आपसे ज्यादा चाहूंगा मेरे बड़े, बिल्कुल, कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा जिसका आज आप डॉलर की जो पैरिटीज है बढ़ने की शक्ल में देख रहे हैं कि 160। सर गलत है, ये गलत है। इसहाक डार के हवाले से कहा गया कि मसनूई तौर पर उसने डॉलर को जो है वो कंट्रोल किया था। सर मैं एग्री नहीं करता आपकी बात से। वन टाइम नहीं, 3 टाइम्स आपने डिवैल्यूएशन किया करेंसी का। ये कितना बड़ा ब्लंडर आपने किया। ये ताजिरों के कहने पे 600, ये ताजिरों के कहने पे किया गया डिवैल्यूएशन कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। सर 600-900 बिलियन रुपए आपने अपने एक्सटर्नल डेट पे ऐड कर दिया, आपने अपनी डिवैल्यूएशन करके। क्या कारनामे, क्या अतीक साहब डिवैल्यूएशन किया आपने, रुपए की कदर में कमी की, तो ये ताजिरों के कहने पे सर कि एक्सपोर्टर ने कहा कि आप इसको कम करें ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैं बात से बात नहीं आऊंगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं और वो बात कहूंगा, गोइंग टू IMF इज फैटल। अच्छा होगा कि रोल बैक कर लें अपने आप को IMF से। आप कहते हैं कि जीरो रेटेड खत्म कर दिया, 1200 अरब रुपए जीरो रेटेड पे आप कारोबार करते हैं और गवर्नमेंट को देते हैं 8 अरब रुपए। सर बात सुने, जीरो रेटेड पे जो कारोबार करते हैं गवर्नमेंट को देते हैं इतने रुपए, इसमें एम्प्लॉयमेंट कितना देते हैं? 36% तो ये इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट देती है आपको। और आपके तकरीबन एक्सपोर्ट का 56% तो आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को ये कटेल कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? अपनी एक्सपोर्ट को डैमेज करने पे लगे हुए। आप जीरो रेटेड को भी खत्म कर रहे हैं, आप हर तरफ से कर रहे हैं। आप ट्रेड डेफिसिट में, आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में नहीं है, हाईएस्ट टैरिफ है, डिवैल्यूएशन आप कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के आपने देखा कितनी बड़ी गलती की। आपकी सारी इन्वेस्टमेंट रुक गई। टोटल फार्मूला एक बच्चे को भी पता है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, आपकी इंटरेस्ट रेट आपका माजी में, आपका इंटरेस्ट माजी में 14% तक गया, बाद में वो सिंगल डिजिट पे आया था, नीचे डिक्रीज होते हुए। इससे कबल भी वो डबल डिजिट इन्फ्लेशन रेट क्या था? वो उन हालात, इन्फ्लेशन रेट मेरे ख्याल में 6 से 7% था। वो उन हालात पे गया था, ये इन हालात पे गया जो कि अभी एडवाइजरी नहीं है। इतने बड़े बड़े जंग, सर क्या है, हम लोग क्या कोई मैच देखे ना, क्रिकेट का मैच जीत के दिखाएं, इस पे ना मैच जीते। हाईएस्ट जंप इन पेट्रोलियम प्राइसेस, हाईएस्ट जंप इन इलेक्ट्रिक टैरिफ, हाईएस्ट जंप इन इंटरेस्ट रेट, हाईएस्ट जंप इन डिवैल्यूएशन। चलिए जी, आप बिजली की बात करते हैं, पेट्रोल की बात ये करता हूँ, चलिए इंटरनेशनल वो उसके साथ अटैच है। बिजली में चोरियां कम, कोई सनतकार चोरी करता है, एक आम आदमी चोरी करता है, तो वो कहाँ जाएगा? देखिए जो चोरी करता है, प्रेफरेंसेस हैं, वो सारी की सारी तो अनबियरेबल नहीं है। उस पर तो लॉक डाला जा रहा है, उस पर तो कमांड डाली जा रही है, उस पर तो काम हो रहा है। उसको तो हम कभी नहीं फेवर करेंगे, ना उसके बारे में बात करेंगे। बात सारी है कि फैक्चुअल, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी है। इकोनॉमिक्स है, 2 + 2 is equivalent to 4. It can never be 3. I think so कि यहाँ पर 2 + 2 = 22 है। क्या कहते हो आप जुनैद साहब? वक्त के तो देखें, हम इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स को एक साइड पे रख दें। नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ, जो हमारी तबीयत है, जो हमारी बीमारी है, उसका इलाज होना चाहिए। आपका फार्मूला चाहिए। मेरे कहने का मकसद ये है कि मुझे ये बताया कि क्या आज की इन हालात को बिगाड़ने में ताजिरों का किरदार नहीं है? नहीं, असल बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रियल फैक्टर लेके आ गए कि जी आपकी इकोनॉमी की कंडीशन ये, जो अभी आपने बात की 24,000 अरब की, जो AQ साहब ने बात की, ये टोटल 30,000 अरब है। 6,000 अरब जो है वो मुशर्रफ दौर का, 24 का ये था, कुल 30,000 2008 तक। ठीक है, ठीक है। अब उसका जो है वो जब उन्होंने प्राइमा फेसी केस दिखा दिया कि ये असल शक्ल है, तो इसके ऊपर लोगों को रियल फैक्टर बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फेयर फैक्टर में हम आ गए। अभी तो हम उस फेयर फैक्टर से बाहर नहीं निकले तो डिवैल्यूएशन में आ गए। IMF की टीम आ गई, इसके बाद IMF की टीम के साथ उन्होंने वो टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर ली, जिसके अंदर में आपका, ये तो आपकी मजबूरी थी ना। सर स्टेट बैंक को जो है वो उन्होंने फ्री कर दिया।
आपका ओगरा को फ्री कर दिया, आपके नेपरा को फ्री कर दिया। गलत अब आपका बिजली का गलत किया, आपका बिजली अब गलत किया या सही किया, ये मैं नहीं इस पे बहस कर रहा। सुन ले, आप आपकी राय जानना चाहता हूं ना कि गलत किया सही किया। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि आप IMF के पास जब गए हैं तो आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने के लिए इसकी मजबूरी कही है आपको प्राइम मिनिस्टर ने कि ये मेरी मजबूरी थी, मैंने की, और मजबूरी की रीजन थी 100% FATF, ये मजबूरी थी। 100% मुझे कह रहे हैं कि जी ये ग्रे में से ब्लैक में कर देंगे। मैं खुद FBR की टीम के साथ बैठा हूं, 3 दिन तक वहां बैठा हूं, और वो मुझे कहते रहे कि ये देख लो, ये IMF का पेपर है जिसके अंदर में ये असद उमर तो कह रहे थे कि उनके दौर में इससे ज्यादा सख्त शराइत थे। देखें, लेकिन उसके बाद जब आपको सऊदी अरब से, UAE से, चीन से जब आपको कुछ डॉलर्स मिले, वो $9 बिलियन, हाँ, 9 बिलियन, उसके बाद थोड़ा सा उनका रवैया सूरत हाल अब तब्दील हो गई है। IMF बैठी है, असद उमर नहीं बैठे हैं। नहीं, अब पहले आपने जैसे आपने पहले बात की कि मुशर्रफ दौर की, तो वो तो मुशर्रफ दौर में मुशर्रफ को कह रहे हैं गिलास तोड़ा खाया पे कुछ ने गिलास तोड़ा है। वो मुशर्रफ के दौर में जो सपोर्ट मिल गया था ना, डॉलर आ रहे हैं, वो क्या थे आपके? नहीं तो वो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान में आपको अर्थक्वेक में और सुनामी में आपको मिले हैं। उस वक्त जो आपको डॉलर, देखिए आप ये छोड़ दें, और ये डॉलर आ रहे थे आपको 9/11 में अफगानिस्तान में अमेरिका को जो जंग लड़ रहा था उसकी सपोर्ट के लिए आपको रिश्वत दी जा रही थी। देखें, असल बात क्या है कि हमने गवर्नमेंट और FBR को कहा, अपनी तजावीज़ात दी कि ये इसको इस तरीके से आप अपनी बिफोर बजट, जी बिफोर बजट, उसमें हमने कहा हमारी जान नहीं, मतलब हफीज शक के दौर में, हाँ अभी कि हमें सर, मैंने खुद ने इनको लास्ट आखिरी मेरी स्पीच थी हफीज शेख के बाद, सर हमें फाइलर नॉन फाइलर की जान से छुड़वा दें, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से हमें छुड़वा दें, सर हमें कम से कम जो आपने हमारी खुशियाँ थी वो क्या थी कि आप FTR रिजीम रखें, फाइनल टैक्स रिजीम, उन्होंने इसको भी हटा दिया। मैंने कहा जो लोगों की खुशियाँ थी 65D जो था वो आप हटा दे रहे हैं, आप 236W खत्म करने जा रहे हैं, आप हर चीज का हमारे ऊपर लेके आ रहे हैं वबाल। तो खुदा के वास्ते आप हमें उन पर रहम कीजिए और आप हमारे साथ बैठ के हमारी बात सुनिए कि हम इन कंडीशंस में फील्ड के हम आदमी हैं, बिजनेस हमने करना है। 70% ऑफ द इकोनॉमी कराची चेंबर की तवज्जुद से आपको एक्सचेकर को कंट्रीब्यूट हो रहा है। यह असद उमर का बयान था प्राइम मिनिस्टर के सामने, और आज आप हमारी ये हालत कर रहे हैं। आप हमसे अगर आप नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते, आपकी मर्जी है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो इतनी खराब होती जाएंगी कि लोगों के पास काम करने के लिए अब डेली कितने लोग कराची चेंबर पे आ रहे हैं। हम तो तंग आ गए हैं। अब तो मैंने कुछ जो हम तो तंग आ गए हैं, वो कहते हैं कि जी अब हम करें क्या, नोटिसें इतनी आ रही हैं। अब तो ये भी आ गया, आज की भी मैं आपकी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि साहब SHO को अपॉइंट कर दिया है FBR ने कि जाएं और इनको देखें कि ये रेंटल के ऊपर आदमी है या नहीं है। अब ये काम रह गया है और वो आएगा और वो करप्शन की बात ये बहुत सारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मुझसे एक ब्रेक लेने के कहा जा रहा है, इसलिए हम ब्रेक पे चलते हैं, और जो गुफ्तगू जारी है यकीनी तौर पर मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बजट स्पेशल ट्रांसमिशन मेट्रो 1 TV चैनल पर जारी है, इसमें हम मौजूद हैं और मेरे हमरा यहाँ पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जुनैद मागरा साहब, साबिक कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट AQ खलील साहब और अतीकुर रहमान साहब, जो कि एक बहुत ही माहिर मुआशियात हम कह सकते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम वफाकी बजट पे गुफ्तगू कर रहे हैं, साथ साथ कुछ सिंध बजट का भी हमारे पास कुछ तफसीलात आ गई हैं तो हम उस पर भी करेंगे। लेकिन बहरहाल AQ खलील साहब, ये बात दुरुस्त है कि जो जुनैद साहब ने की, अतीक साहब ने की, सब कुछ की, क्या आज हम इसके जिम्मेदार हम खुद भी नहीं हैं? हुकूमत को हम क्यों देते हैं ब्लेम? क्या हम इसके जिम्मेदार नहीं है? क्या आज जो कुछ भी हुआ? देखिए, बात यह है कि जिम्मेदारी तो ज़ाहिर है जब तकसीम आप करेंगे तो हर आदमी कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी तो बनती है। ये कहना कि एक तबके की जिम्मेदारी है दूसरे तबके की नहीं है तो नाइंसाफ़ी की बात। लेकिन हालात और जो मामलात हैं उसको अगर आप एनालाइज करें, देखें गवर्नमेंट गिवन हैंड्स पे होती है हमेशा, और अगर स्टेक होल्डर्स के साथ उनके रवाबित सही हों और उनकी बात को सुना जाए। अभी एक बात की जुनैद ने FTR की, ये फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर लाखों लोग ऐसे थे जो रिश्वत देने से बचे हुए थे। वो कैसे कि मिसाल के तौर पे आपने एक 6% की एक टैक्स था वो आपने अदा कर दिया जो सीधा कौमी ख़जाने में गया, बीच में सब लोग नफ़ी में चले गए, किसी को कुछ नहीं मिला। उसको सबको बेचैनी हो रही थी जो FTR बना हुआ था, और एक उन्होंने कहा जी इसको मिनिमम टैक्स कर दें। क्यों कर दें? हम फिर हिसाब लेंगे, फिर हम उनसे कहेंगे नहीं यार तुम्हारा 6% नहीं 8% बनता, अच्छा 1% हमें दे दो, हम कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। एक रास्ता उन्होंने खोला
ये जो चीज़ें हैं, हर चीज़ एक ही स्ट्रोक में हासिल नहीं होती। आपको अगर मैच खेल रहे हैं और आप बेहतरी की तरफ जीतना चाहते हैं तो आपको सिंगल रन भी लेने पड़ेंगे, दुग्गी चौके भी मारने पड़ेंगे, हर दफ़ा छक्के मारने में गुजारा नहीं होगा, और ये गलती कर रहे हैं। इन्होंने हर उस सिस्टम को जो इनको इनकम दे रहा था उसको टैक्स के हुसूल के खातिर उसको दबाया। नतीजा मेरा कहने का मतलब है कि ये देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि नेगेटिविटी हुई, हुकूमत ने गलत पॉलिसी बनाई, गलत हुआ जिससे कि आप लोग मुतासर हुए, आवाम मुतासर हुए, सब सही। लेकिन बात यह है कि सवाल ये है, मैं टैक्स देने का बंदा हूं, मैं नहीं चाहता कितना टैक्स दूं, तो लाजमी सी बात है कि मैं उनसे रास्ता पूछूंगा ना कि यार मुझे बताओ चोरी कहां से कर सकता हूं मैं। देखिए इसमें तो शरीके जुर्म जो है, शरीके जुर्म तो हम सब ही हैं ना। बात तयशुदा है कि टैक्स में चोरी टैक्स अथॉरिटीज की मिली भगत के बगैर नामुमकिन है। सवाल ये पैदा होता है, मैं टैक्स चोरी करना ही नहीं चाहता तो वो एफबीआर कैसे मुझसे टैक्स चोरी करवाएगा? आ रहा हूं मैं, वो एक पहलू अलग है, लेकिन जो टैक्स चोरी करते हैं पहले उसकी बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। अब बात क्या है कि जो मेरे साथ मिलके काम करता है, यानी अगर मैं चोर हूं और मेरे साथ वो मिलके काम करता है तो मेरी पकड़ के कवानीन मौजूद हैं। उसने जो साथ दिया वो कल मुझे नोटिस दे दे, उसकी पकड़ का कोई कानून नहीं है। जो बुनियादी ख़राब है, जड़ से ख़त्म ना होने का, मिसाल के तौर पे 2 आदमी इन्वॉल्व थे, दोनों को आपने पकड़ लिया, ठीक किया, एक आदमी पकड़ा जाता है, दूसरा नहीं पकड़ा जाता। दूसरी बात, जो टैक्स सही देना चाहता है, जो इस निज़ाम में रह के सही काम करना चाहता है, उसको मौका ये दिया जाता, बल्कि उसको मज़ीद तंग किया जाता। चलिए इसकी मिसाल दे दो। अच्छा, ये जो इसकी मिसाल दे दो। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक ज़मीन खरीदी क्लिफ्टन में ना, बिल्कुल, ये तो सब आपको हुआ है, जो बताया भी गया कि जनाब उसके अंदर जो ड्यूटी बन रही थी, फुल वैल्यूएशन की उस पर ड्यूटी बन रही थी, बहुत कम बनती, लेकिन 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए हमने ड्यूटी दी। क्यों दी? आपको कहा भी गया होगा हुकूमत के नाते आप इसको अंडरवाइसिंग कर लें या आप इसको कम रेट पे जाहिर कर दें, लेकिन आपने फैसला किया ना कराची चैम्बर ने कि हमने फुल ड्यूटी देनी। आपने जो सवाल किया ना, ये देखें हमें मुश्किलात कितनी आई, देखें सुने, आप ही के सवाल में जवाब दे जी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नियत की, इरादा किया, उसकी लीडर सराज कासिम दहलीज ने कहा कि नहीं यार कल हम पे इल्ज़ाम लग सकता है, पैसे किधर गए, क्या हुआ, हम तो पूरी उसमें देंगे। हमने गवर्नमेंट को कहा कि हम पूरी डिक्लेयर, पहले तो हमें कोई बेचने वाला ही नहीं मिल रहा, नहीं भाई पूरी वैल्यू पे हम नहीं दे सकते, सॉरी बड़ा मसला हो जाएगा, टैक्स वाले आ जाएंगे, ये आ जाएगा। एक मर्द मुजाहिद तैयार हुआ। जब डिक्लेरेशन को हमने फुल करने की कोशिश की तो हमें कितने लोगों ने, शैतान तो एक है ना, यहाँ पता नहीं कितनी कुव्वतें, चेले भी आए कि यार ये ना करो, दूसरों पे बड़ा असर पड़ जाएगा, वैल्यू फिक्स हो जाएगी, हम तो मर जाएंगे, प्रॉपर्टी का काम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसको, लेकिन हमने एक अज़्म समीम करा हुआ था, हमने कहा नहीं हम तो इसको पूरी वैल्यू पे करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये है, अब मेरा सवाल गवर्नमेंट से कि मैंने एक वैल्यू असेस करके दे दी, मैंने उस पर करा भी दिया, मैंने उसकी आपको ड्यूटी पूरी दी ना आपने चोरी नहीं की ना, आपके ईमान था ना, आपके नियत में था मैंने चोरी नहीं करनी। नहीं बिलाल भाई, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, स्टैम्प ड्यूटी मैंने आपको पूरे की दे दी, अब उसी वैल्यू की मैंने जो दी, आज उस एरिया में वैल्यू क्यों नहीं है वो वाली? चले ये तो अलग कहानी है, लेकिन मैं नियत की बात, देखें एक साहब, मैं नियत की बात कर रहा हूँ, मैं नियत की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं सर, साथ साथ मैं एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपडेट करता चलूँ कि जो वज़ीर सिंध मुराद अली शाह जो कि वज़ीर ख़जाना भी सिंध के, उन्होंने आज बजट जो पेश किया, टोटल बजट जो है वो तकरीबन नए माली साल का जो है 2019-20 का जो उन्होंने बजट पेश किया है वो तकरीबन 12 खरब 18 अरब रुपए का पेश किया है। और इसमें जो उन्होंने महसूलात यानी कि जो रेवेन्यू की जो वसूली के जो हदफ रखा है वो 145 अरब रुपए है। इसके अलावा 835 अरब रुपए जो उन्होंने कहा है कि वफाक से महसूलात की मद में उनको वसूल होंगे, जो कि मजमूई बजट का तकरीबन 74% हिस्सा है। तरक्याती फंड के लिए 238.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और इसके अलावा तालीम के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शोबा है, उसमें 178 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। और इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि ज़िमनी हैं, जो मैं आपको बहुत ही चीज़ा चीज़ें बताएं। शोबा सेहत के लिए इन्होंने 114.4 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। अमन व अमान के लिए 110 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और इसमें 3690 सिपाही और 4500 अफसरान भी भर्ती किए जाएंगे। 3000 नई असामियाँ पैदा की जाएंगी पुलिस में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आज वज़ीर ख़जाना वज़ीर आला सिंध जो कि वज़ीर ख़जाना भी हैं सूबे सिंध के, उन्होंने बजट पेश किया और काफ़ी हंगामा खेज़ी के दरमियान उन्होंने सारी चीज़ें की। बहरहाल हम मुतूफ़ का जारी रखते हैं। जुनेद सब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये जो 12 खरब 18 अरब का जो बजट पेश किया गया और इसमें तकरीबन 145 अरब रुपए का जो उन्होंने हदफ भी मुतकर्रर किया है, सिंध का बजट सही है?
देखिए एक बात सुनिए, सिंध का बजट जो है ना वो डिपेंड किस चीज पे करता है। एक SRB है और एक BOR है। हाँ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से उनको जमीन की मद में जितने पैसे मिलते हैं, हाँ। स्टैम्प ड्यूटी की शक्ल में मिलते हैं। हाँ। और एक मिलती है SRB जहाँ पे उन्होंने सर्विसेज सेक्टर पे जो आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो इनके पास आ गया, अब इनके पास ये 2 रेवेन्यू जनरेटर है। अब आप मुझे बताएं कि रेवेन्यू के अंदर में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला SRB को कराची है जो 95% दे रहा है, 5% रेस्ट ऑफ द सिंध है। लेकिन मुझे एक बात, आप मुझे ये बताएं कि क्या उनके पास वहाँ, लेकिन एक चीज है, मुझे ये पता चला था और मुझे हैरत भी हुई थी कि सिंध कराची तो है, लेकिन आपका दूसरा जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का देने वाला है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट घोटकी। जी, डिस्ट्रिक्ट घोटकी है जहाँ के शुगर मिल, खाद मिल, ऑयल एंड गैस और ये तमाम चीजें हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये कहना कि सिर्फ कराची रेवेन्यू दे रहा है, SRB की बात कर रहा हूँ, सिंध सर्विसेज सेक्टर पे जो रेवेन्यू मिल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं हैदराबाद नहीं दे रहा है, वो मैं लाड़काना नहीं दे रहा है। 5% में सब आ जाते हैं, 5% में बाकी रेस्ट ऑफ द सिंध है, 95% यहाँ से। क्यों कि अब आपके पास से 2 पोर्टें हैं। हाँ। दोनों पोर्ट से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों हो रहा है। आपके पास यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा 2 करोड़ की आवाम यहाँ पर आपके सामने मौजूद है कराची में। इतना बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा होता है। इकोनॉमिक की जो कंडीशंस हैं वो सारी डिपेंड ही कराची के ऊपर करती हैं, लेकिन आपने कराची को कोई फैसिलिटेट नहीं करना। अच्छा, आपने उसके ऊपर 5% खर्चा नहीं करना। आप मुझे बताएं ये कहाँ का इंसाफ है? कराची पे 45 अरब रुपए तो वफाक ने रखे जी, वफाक ने रखे। मेरे पास अभी तमाम चीजें तफसीलात नहीं आई हैं कि इसमें कराची के लिए उन्होंने कहा, लेकिन बहरहाल ये कि कराची में तो उन्होंने कहा था कि हम नए स्कीमें शुरू करेंगे, नए चीजें देंगे, सारा कुछ देंगे। अतीक साहब आप क्या कह देंगे कराची के लिए? आप कह रहे थे कि मुझसे पूछिएगा कराची की तरक्की के लिए वफाक और सिंध के हवाले से, तो क्या कहेंगे आप? जी बात बिल्कुल सही है। बात यह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि कराची को बिल्कुल नेगलेक्ट करके रखा हुआ है। वी हैव मैनी इशूज़, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इशू भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू भी है, पानी का इशू है। कि इलेक्ट्रिक तो प्राइवेट हो गई, उससे सिंध गवर्नमेंट का क्या? देखिए ये जितना कुछ कॉम्पोजिशन है ये सारी चीज़ों की गवर्नमेंट और के इलेक्ट्रिक वगैरह सब मिलकर ही काम हो रहा है। तो कराची को बेइंतहा नेगलेक्ट किया गया, उसमें सबसे ज़्यादा KMC को नेगलेक्ट किया जा रहा है। जो हमारे लोकल बॉडीज़ हैं उनको इनकरेज करने की कोशिश नहीं कर। देखिए दुनिया में कहीं भी आप एग्जाम्पल लेकर देख लें, अभी सबसे बड़ा हम बार बार अपना एग्जाम्पल लेते हैं चाइना का। वहाँ पे जो भी कुछ तरक्की हो रही है वो लोकल बॉडीज की थ्रू हो रही है, SMEs की थ्रू हो रही है। कराची में यही सेक्टर सबसे ज्यादा नेगलेक्ट मैं ये चाहूंगा कि ये गुफ्तगू जारी है, हमारे रिपोर्टर के बासी हैं, अगर उनको लाइन पे अगर हम ले सकते हैं तो उनको लाइन पे ले, ताकि थोड़ी सी तफसीलात उनसे भी मालूम कर लें हम जरा। ठीक है जी बताइएगा अतीक साहब, कहिएगा। जी मैं यही कहना चाह रहा था कि कराची को इतना नेगलेक्ट ना करें। कराची ही पाकिस्तान है और कराची की डेवलपमेंट से सारा पाकिस्तान का तरक्की होती है। अच्छा इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ का बड़ा जो फीलिंग आती है वो ये आती है कि कराची के पास 2 पोर्ट हैं। एक ऐसा यूनिक सा शहर है जो दुनिया में बहुत कम शहर होते हैं जिनके पास 2 पोर्ट होते हैं। कराची के पास 2 पोर्ट हैं, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है वो है पोर्ट कंजेशन। और ये पोर्ट कंजेशन की वजह से हमारा ट्रैफिक कंजेशन भी होता है। गवर्नमेंट जो भी इसके ऊपर काम करे उसको देखना चाहिए कि उसको इस कंजेशन को खत्म करने के लिए क्या करना है, पोर्ट्स को वाइड करना है। मैं आपकी बात से यहाँ इत्तेफाक भी करूंगा और ना भी इत्तेफाक करूंगा। मुझे आप ये बताएं कि कराची की दाम हम बातें करते हैं, जो कराची के जो हुक्मरान हैं, हम माजी में क्यों नहीं जाते? हम सिर्फ इस हुकूमत पर हम क्यों ब्लेम देते हैं? माजी में जो हुक्मरान रहे आपके पास कराची के अंदर, जो कि कराची के स्टेक होल्डर थे, जब कराची के स्टेक होल्डर थे उनको ख्याल नहीं आया इन सब बातों का कराची कि उसके लिए वो यहाँ से अलग से रोड बनाए, पोर्ट से वो हाईवे से जाके मिले, या कराची में ये बन जाए, कराची में वो बन जाए, पानी का मसला हो जाए। सिर्फ हम इस हुकूमत को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? मुझे तो शर्म आती है ये वाली बात कहते हो कि कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर रह गया जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये असर है। एक गरीब इंसान अपने काम पर आता है तो किस बेदर्दी से आता है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? मौजूदा हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है। माजी की सारी हुकूमतें जो हैं वो मुस्तस्ना हो गई। हम जो बात कर रहे हैं इस जनरल बात कर रहे हैं, ये एक टोटल कलेक्टिव बात चल रही है। माजी में भी ऐसा होता रहा है और अभी भी ऐसा हो रहा है। तो कराची को नेगलेक्ट ना किया जाए मेहरबानी। जब हम अपने घर को ही अहमियत नहीं देंगे तो हमारा पड़ोसी थोड़ी हमारे घर को अहमियत देगा। यू आर राइट टू सम एक्सटेंट, बिल्कुल सही बात है। कराची की जब हम अपने घर को अहमियत नहीं दे रहे तो पड़ोसी क्यों देगा भाई? कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बहुत और बेइंतहा जरूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम करने की बेइंतहा जरूरत है। बहुत ये इंसान का इज्जत वाला मामला है ना कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ही तो यहाँ पर 10 साल से है। 10 साल से, इसलिए सारे मसाइल जो हैं पिछले भी इन्हीं के हैं, अगले भी इनके हैं और अभी के भी इनके हैं।
इश्यू ये। नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि मुशर्रफ दौर में आपके उसमें पास जो एमक्यूएम का भी रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है यार। आपने विदाउट आपने काम किया, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, उसके अंदर जमात इस्लामी ने भी रोल किया, उसमें मुत्तहदा भी रही, उसमें जमाने एक जमात इस्लामी की जो अपनी क़यादत है वो भी कराची की है, मुत्तहदा की अपनी कराची की थी। आप पीपल्स पार्टी की क़यादत कर सकते हैं कि जनाब आउट ऑफ कराची, लेकिन सवाल ये पैदा होगा सिर्फ सिंध हुकूमत को हम क्यों करते हैं क्रिटिसाइज? जो माजी में थे उन्होंने क्या कर लिया? हुकूमत क्या कहते हो जुनैद भाई? नहीं सर, ये कोalition गवर्नमेंट आती रही है, कहीं एएनपी और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी रही हैं, कभी जमात इस्लामी किसी और पार्टी के साथ मिलकर काम किया है, हर एक ने किया है, हर एक ने कोशिश की मैं है। जरा सिंध बजट पे हवाले से अपने रिपोर्टर से थोड़ा सा ले लूं, तो फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। केमल भाई साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। केमल भाई साहब, थोड़ा सा अपडेट कर दीजिएगा कि आज जो सिंध असेंबली में बजट पेश किया गया उसकी चीज़ा तफसीलात क्या थी? जी बिल्कुल, ये आज का जो बजट पेश किया गया है, इसको अगर वफाकी हुकूमत से तुलना की जाए तो काफी बेहतर बजट इसको करार दिया जा रहा है। ये जो है 12 खरब और जो है 17 अरब रुपए का बजट है जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है। इसमें खुसूसन जो कि मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है वो ये है कि 15% जो उनकी तनख्वाहों में जो बेसिक तनख्वाहें उनकी उनमें इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन जो है वो काफी सिंध हुकूमत से खुश हैं। इससे कबल जो है वफाक में भी हुआ था, लेकिन उसमें भी जो है 10% किया गया था और उसके लिए भी कुछ शराइत रखे गए थे। दूसरी जानिब यहाँ पर कोई ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से भी ये भी आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कम से कम वो टैक्सेस से जान, क्योंकि इस वक्त महंगाई का जो है काफी उरूज है और लोग इससे काफी परेशान है। लेकिन ये सूरत हाल अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स के लिए जो हेल्थ अलाउंस का भी ऐलान कर दिया गया है। डॉक्टर्स जो कि 17 ग्रेड से ऊपर हैं उनको भी हेल्थ अलाउंसेस नहीं थे, जिसकी वजह से वो आए दिन एहतजाज करते रहते थे, लेकिन सिंध हुकूमत ने उनके लिए भी जो है ये अलाउंस कर दिया है। दूसरी जाने जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उन्होंने कराची पैकेज 1-2 ऐलान किया, लेकिन अब जो है 3 का भी जो है उसमें जो तीसरा मरहला यानी तीसरी जो बजट पेश की है उनमें उन्होंने कहा है कि जो कि यहाँ पर 2 डैम्स कायम होंगे, कराची के अंदर नए मंसूबे लाए जाएंगे। और दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी खुसूसन तवज्जो दी गई है कि M9 मंसूबा जो है उसको जो है जो कि दूसरे रोड से लिंक किया जाएगा ताकि हैवी ट्रैफिक से भी शहर को बचाया जा सके। दीगर मंसूबे हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, लेकिन आज जैसे कि सबको पता है कि वज़ीर आला सिंध जब ये बजट पेश की जाती है तो उसमें कम से कम 2 से 2.5 घंटे दरकार होते हैं, लेकिन जैसे ही वज़ीर आला सिंध की बजट स्पीच शुरू हुई तो अपोजिशन ने जो है अपना एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वज़ीर आला सिंध भी काफी डिस्टर्ब होते रहे। लेकिन चूंकि हुकूमत के अराकीन थे वो उनके सामने आ गए, जब अपोजिशन अराकीन ने उनसे माइक भी छीन लिया था वज़ीर आला सिंध से, तो उसके बाद उन्होंने मुदाखलत करके उनको माइक जो है वो वापस दिलाया ताकि वो बजट पेश कर सके। ऐवान में मुसलसल शोर शराबा रहा, जिसकी वजह से वज़ीर आला सिंध ने 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी अपनी स्पीच को निपटाया है, बल्कि जो उनको अहम ऐलानात करने थे सिर्फ सीधा उन्होंने ऐलानात कर दिए हैं। उसके बाद को मुलतवी कर दिया। के भाई साहब, थोड़ी सी मुझे ये बता दीजिएगा कि कराची के तरक्कियात के लिए उन्होंने कुछ कितने रकम मुख्तस की है, कुछ अंदाजा है? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ मंसूबे हैं, क्योंकि पहले जो कि पैकेजेस का ऐलान किया जाता था तो कराची पैकेज 1 था, उसको मुकम्मल किया गया, फिर 2 का ऐलान किया। 2 के अभी भी कई मंसूबे थे जिन पर काम जारी है, वो मुकम्मल नहीं हो पाए, लेकिन अभी जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो इस बजट में जो तजावीज़ सामने आई है वो ये तजावीज़ है कि कराची के लिए 2 डैम्स बनाए जाएंगे। पानी नहीं, कितने पैसे कराची की तरक्की के लिए फंड कितने मुख्तस किए हैं? के तौर पर क्योंकि मुख्तलिफ मंसूबे हैं उनके लिए उन्होंने फंड रखे हैं, लेकिन जैसे कि पैकेज के लिए पहले रखा जाता था 2 अरब या फिर इसके ज्यादा पैसे रखे जाते थे। दोबारा बताइएगा, दोबारा बताइएगा कि कराची के लिए टोटल फंड कितने मुख्तस किए हैं? इस वक्त मंसूबों का ऐलान किया गया है, क्योंकि पहले कराची पैकेज 1 जिसके तहत जो है जो कि रखा गया था वो 2 अरब से जायद की जो है कराची पैकेज था। अब दोबारा जब कराची पैकेज 2 आया तो उसमें भी जो है रखे गए थे पैसे, और इस वक्त जो पिछला जो यानी दूसरा जो कराची पैकेज था उसमें उन्होंने जो पैसे रखे थे वो उसके मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। इस वक्त जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस मंसूबों का ऐलान किया है हतमी तौर पर जो कि मैं फंड पूछ रहा हूँ के बासी, मैं फंड पूछ रहा हूँ के लिए कोई फंड किए गए हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है,
कराची के मंसूबों के लिए जो है मुख्तलिफ फंड मुख्तस किए गए। नहीं, मुख्तलिफ फंड से कितने, टोटल फंड कितने मुख्तस किए गए? टोटल फंड कितने मुख्तस किए गए, कुछ अंदाजा है? मेरे ख्याल में लाइन डिस्कनेक्ट हुई है और हमें आवाज़ भी सही तरह से नहीं आ रही थी। बहरहाल हम इसका अभी अंदाज़ा नहीं है कि कराची के लिए कितने फंड मुख्तस किए इन्होंने, और ये खबर भी नहीं। लेकिन बहरहाल जुनैद साहब कुछ कह रहे थे आप कि कराची की जो आप कह रहे थे कि जो तरक्यात के हवाले से और सिंध के बजट के हवाले से, तो सिंध का बजट भी जो फ़र्क तो पड़ता है, मेरे ख्याल में असर तो वफाक से पड़ता है इन पे। देखें, ये सारा जो वबाल आएगा ना, जिस तरह बजट के अंदर में हम कैसे कह रहे हैं कि जी फेडरल के अंदर में हम पर इतने सारे टैक्सेस डाल दिए और महंगाई बढ़ गई और हम ये कि अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, इसी तरह यहाँ भी यही होगा। क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर के अंदर में एसआरबी ने जो है वो इस बार अभी जैसे अभी उन्होंने कहा कि कोई टैक्सेस नहीं लगाए, लेकिन जो पहले से भी लगाए हैं उसके ऊपर इतनी हुए कराई है कि वो कह रहे हैं कि इसको एग्जाम करो, इसको हटाओ। क्योंकि अब ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे उन्होंने एक ही काम अभी किया था, वो एक तो ये था कि एक पोर्टल उन्होंने बनाई कि जी ये लेबर के तहत आप जो है वो अपना सोशल सिक्योरिटी ऑनलाइन जो है वो आप कर लेंगे, ये एक अच्छी, और वो भी वर्ल्ड बैंक की तरफ से हुई थी। और एक अभी ऑनलाइन पे आपने एक परमिट दे दी है कंस्ट्रक्शन की परमिट के लिए, उसको आपने शुरू किया। ये दो प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी सिंध गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, जिसको हम समझते हैं कि ये अच्छी। लेकिन हमारा तीसरा ये था कि वन विंडो ऑपरेशन जो कितने सालों से चल रहा है कि भाई 42 टैक्सेस को एक कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ताल्लुक ज्यादातर गवर्नमेंट सिंध से रहता है। जी जी। तो अब ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट होने के नाते, बल्कि खलील साहब भी उनके प्रेसिडेंट रहे जी। और AQ साहब का भी काफी ज्यादा काम रहा, फिर अतीक साहब का भी ताल्लुक उधर ही से रहा। क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब ये कि जो बजट वगैरह होते हैं जो एलोकेट करते हैं तो ये पूरा खर्च भी करते हैं या पहली तो बात ये है कि ये बजट अपनी मर्जी से बना लेते हैं, हमसे पूछते भी नहीं है, फिर टैक्स भी हमसे लेना है इनको, और हमारे पास आके कहते हैं कि जी आप नहीं, तो आपसे कोई मुशावरत ना नहीं ना 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 ना, ये तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, ये तो दुनिया के एक्सपर्ट हैं जितने मिनिस्टर आते हैं सिंध के। हाँ, मतलब और यही बात 2010-11 में की थी, और यही मुराद अली शाह थे और यही चेंबर आए थे, और इन्होंने ही हमें सिंध की अपनी उसमें बुलाया था जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था कि जी आप बजट में आपकी बात सही है। मैंने कहा ये टैक्सेस इस तरह नहीं होगा, मशावरत के साथ टैक्सेस लिया जाएगा, बंदूक के जरिए आप नहीं ले सकते। इस बार कोई मशावरत नहीं की, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इनको। मैंने इनसे कहा कि डीसी वैल्यू और एफबीआर वैल्यू को खुदा के वास्ते इसको ठीक कर दें, ताकि कि हम उस बजट से ये तो शबरज़ैदी भी कह रहे हैं, सर एफबीआर भी देखिए सर, मैं ये बात आपको बताऊं कि डीसी वैल्यू और एफबीआर वैल्यू को अगर आप ठीक कर देते और इसके बाद आपकी इसकी अलाइनमेंट इस बजट के साथ होती और ये असेट डिक्लेरेशन स्कीम इसके साथ क्लब हो जाती तो बात कुछ और निकलती, उसका रिजल्ट कुछ और निकलता। अच्छा, अब हमें यही नहीं पता डीसी रेट और एफबीआर रेट में फर्क कितना है? बहुत फर्क है। वो 2000 है तो वो कहते हैं 4000। अब आप मुझे बताएं कि ये किस तरह फर्क पड़ेगा। वो कहते हैं कि जी आप इसको 10,000 में करें, वो कहते हैं 25,000 में ये होगा। अब वो तो अपनी एफबीआर की अपनी वैल्यू का 3% 5% जो लेना है वो एफबीआर लेकर निकल जाता है, लेकिन इसके बाद वो बाद में दूसरा नजला उतारते हैं कि मार्केट फेयर वैल्यू क्या है आपकी, इसके बाद वो नोटिस है। अब हर आदमी तो इस परेशानी में से हमने कहा एक फिगर ले आए प्लीज। हाँ। एक, और वो ये यही होगा। 3 सूबे तैयार थे, अभी क्या होगा? 3 सूबे तैयार थे। मैं उस स्टैंडिंग कमेटी में फेडरल में गया था, फिर मैंने मुराद अली साहब से कहा कि सर इसको आप कर लें, आप एक परसेंटेज के मुताबिक आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि जो आपकी वैल्यू है वो नीचे है, डीसी वैल्यू, एफबीआर ऊपर है। आप थोड़ा सा परसेंटेज हमारा जो है वो आप बढ़ा लें और बाकी एफबीआर के साथ बैठ जाएं, आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। एफबीआर ने भी ये स्टेटमेंट दिया, शबरज़ैदी का भी ये स्टेटमेंट है कि डीसी रेट और एफबीआर रेट को जो है ये बात स्टैंडिंग कमेटी में हुई, ये बात हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई, ये बात हमारी शबरज़ैदी और ये जो शेख साहब थे इनके साथ मीटिंग में हुई। उन्होंने इस बात को एग्री किया और कोशिश की, लेकिन इनका आपस का ये पॉलिटिकल जो आपस में रिफ्ट है वो हमें कहां लेकर एसआरबी से क्या प्रॉब्लम होते हैं? एसआरबी तो सारे टैक्स ले ही रही है, प्रॉब्लम है। उन्होंने देखे इंश्योरेंस के ऊपर अभी तक जो है वो प्रॉपर्ली इन्होंने काम नहीं किया। इंश्योरेंस के ऊपर इतनी मुसीबत डाल दी है। अरे भाई लाइफ इंश्योरेंस है, जो भी इंश्योरेंस है, तो आप उसको कम से कम बैठ के हमसे डिस्कस करते। सिक्योरिटी जो हमें आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर में वो सिक्योरिटी के आदमी है जिनको आप 15,500 रुपए में रखते हैं, उसके ऊपर उस सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर आप काम दे देते हैं। आपको पता है सिक्योरिटी एजेंसी वाला जिस बंदे को रखता है ना, वो उसी के ही 1,000-2,000 लेके जो है वो अपनी सिक्योरिटी चला रहा होता है। देखो ये रियल फैक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप उसके ऊपर वो टैक्सेस डाल देंगे तो होगा क्या, वो बेचारा गरीब आदमी को तो पूरे पैसे मिलने 15,000 रुपए सिक्योरिटी गार्ड दिए। मान जाऊंगा कि अगर आप ये जो 15% इंक्रीज करके आप किसी सिक्योरिटी के बंदे को, उसके बाद बंदूक में गोली नहीं होती वो, और फिर इंडेंटर जो है उसके ऊपर आपने इतना वजन डालिए। भाई इंडेंटर तो बाहर वाले का माल लेके आता है, आपका तो क्या मसला है? आप क्यों ये सर्विसेज सेक्टर को में इन्वॉल्व कर रहे हैं? सर इतने सारे प्रॉब्लम है कि मैं आपको बताऊं, मेरे पास इस वक्त 40 पॉइंट्स पड़े हुए हैं
लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था। आपने आज बुला लिया सिंध के लिए। AQ साहब और ये जो है ना अतीक जो है ये बात कर पाएंगे। मेरे पास इस वक्त मवाद बहुत है, लेकिन मैं ये देख के पढ़ के आपको बता सकता हूँ। नो डाउट कि 12 खरब एंड सम जो भी इन्होंने ये बजट पेश किया है, हमारे पास 835 अरब रुपए जो फेडरल से आएंगे उसका हिसाब दे देंगे कहाँ लगाएंगे, बाकी इनका हिसाब अपनी जगह। जो NSA अवार्ड से जी आएंगे। जी 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 ये बात वही है। ये असल बात है। अब बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखें कि क्या आप समझते हो कि जो सियासी वाकयात हुए, जी, इन सियासी वाकयात की वजह से सिंध की अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर है या अपने जो कवानीन है या अपने जो गुड गवर्नेंस में कुछ फर्क आएगा? देखें इस वक्त आपके सामने जो PTI का गवर्नर बैठा है, हाँ, ठीक है, हाँ। और सिंध की हुकूमत है। दोनों में अंदर के अंदर में पीपल्स पार्टी की और PTI की रिफ्ट चल रही है। ये आपने अभी बजट में देख लिया, शोर मच रहा है। लेकिन गवर्नर का किरदार तो नहीं है ना। गवर्नर का किरदार तो सिर्फ एक हद तक जो इंतजामी होता है, जो वफाक का नुमाइंदा है। मेरा अपना जाती राय ये है कि जो कहते हैं कि सिंध में करप्शन बेनता हुई, खासतौर पे आपके रेवेन्यू बोर्ड पूरे पाकिस्तान में भी, खाली सिंध में मैं सिंध की बात कर रहा हूं अभी। लेकिन सिंध ने सबसे ज्यादा पैसे भी दिए ना फेडरल को। हाँ, फेडरल को दिए। हाँ। लेकिन ये कि सिंध में ये हुआ कि सिंध के जो शहरी इलाके हैं वो काफी उनको शिकायतें अभी हुई, जिनमें खासतौर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर जो सिचुएटेड इन कराची, तो लाजमी सी बात है कि आपका वास्ता इनसे ही पड़ता होगा ना सिंध गवर्नमेंट से। वफाक में तो बाद में पड़ता होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एज ए ताजिर, जिसमें कि 6 आपके इंडस्ट्रियल जोन है, 6 इंडस्ट्रियल 7 इसमें नूरियाबाद को भी ले रहे हैं आप। जी नहीं 7 यही है। 7 जो इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, इस इंडस्ट्रियल स्टेट में हमने देखा कि जनाब सड़कें टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये है वो है, तो प्रॉब्लम है ना। है, बिल्कुल है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट जो इनको अलग रखना चाहिए। कराची चेंबर की सब लाइसेंसी अंडर द ट्रेड ऑर्डिनेंस, ये सातों इंडस्ट्रियल जोन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मुशर्रफ दाद में इनको तो कंपनीज बना दिया गया ना। मुझे थोड़ा सा इसमें ऐड करना था। हाँ, देखें, फंड की एलोकेशन और फंड की यूटिलाइजेशन, इसमें बहुत फ़र्क है। एलोकेशन हर गवर्नमेंट करती है कराची के लिए, क्योंकि पॉलिटिकली उसको जवाब देना है कि उसने करना, लेकिन खर्च नहीं करती, यूटिलाइजेशन नहीं करती। अच्छा, फिर क्या है कि वो यूटिलाइजेशन न होने की वजह से वो फंड्स जो हैं कहीं या तो कहीं और जाते हैं या लैप्स हो जाते हैं, या मतलब मार्च के महीने से उसको टेंडर किया जाता है और 2 महीने के बाद धड़ाधड़ उल्टे सीधे काम करके लुटाया जाता है। प्रैक्टिकल ये है। देखिए, बेसिकली जो आप सवाल कर रहे थे ना, उसका जवाब मैं या आपसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने टोटल अदम इत्मीनान का इजहार किया है यहाँ सिंध की गवर्नेंस पे। उन्होंने कहा कि हम सिंध की हुकूमत को नाम की कोई चीज़ महसूस नहीं करते, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर ये गवर्नमेंट चाहे, या ये अभी आप ये देखें कि बल्दियाती मसाइल हमारे यहाँ कराची में बहुत ज़्यादा हैं। बल्दिया की और वजारत बल्दियात जो है, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, फंड्स की कमी है, इख्तियारात की कमी है। नतीजा ये है कि कराची में वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लान था, जो हुकूमत सिंध लाई थी चाइना के साथ, वो फ्लॉप हो गया। अब उसके बाद वाटर का जो इशू था, जो हमारा आज तक पानी का इशू हमारा हल नहीं हुआ। कहा गया अभी 2013 और उसके बाद अभी जो इलेक्शन हुए 2017-18 में, ये पानी का जो आप मसला बता रहे हैं, इस पर तो मैं गुफ्तगू करूंगा। उसमें उन्होंने कहा कि जी हम रकम रख रहे हैं। जरदारी साहब ने हिदायत की, बिलावल साहब ने वादे किए। नहीं, अभी तो हमारे रिपोर्टर ने बताया कि K3 के लिए, K4 के लिए उन्होंने काफी कुछ किया। पैसे तो सर रखे होंगे एलोकेट, मैं नहीं कह रहा पैसे तो हर साल मिलेंगे, लेकिन K4 के K3 में इसमें वफाक का भी कुछ बट यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूं सर, कोई काम तो दिखाए ना। फिगर को दूसरी बात ये, एक सेकंड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का 10 बसों के अलावा बताएं मुझे कितने वादे हुए। बड़ी मेन बात है ये, कितने वादे हुए। ये आ रहा है, अगले हफ्ते आ रहा है, 2 हफ्ते बाद फिर पैसा आ जाएगा। इस साल भी पैसा। मेरा कहने का मतलब, आप ये कह रहे हैं कि ये सब बजट जो सिंध बजट का सब फेक है, ये सिर्फ एलोकेशन है, एलोकेशन। मैं कहना चाहता हूं कि जो बात एक्यू भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और सिंसियरिटी नहीं है। एलोकेशंस तो हो जाती हैं, लेकिन स्पेंडिंग करने के लिए अरे सोचना चाहिए। कराची इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। आपका नाम है, आपका सब कुछ है, आपको इस सिटी को इंप्रूव करने में क्या का बात है? इसके साथ क्या आपकी परेशानी है? जो आप एलोकेट करते हो वो सिंसियरली इस पर स्पेंड भी तो करो, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डर। भाई सबसे बड़ी बात है जो रोड ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, एक इंसान यहाँ का सुबह जो मुजफ्फराबाद से काम करने आता है वो किस कदर तकलीफ से और मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि मुझे पता नहीं है बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि जो सिंसियरिटी की बात की कि सिंध गवर्नमेंट की कराची से सिंसियरिटी नहीं है, उसकी एक वजूहत यह है कि मेरी बात आज तक समझ में नहीं आई कि कौमी असेंबली में बजट जो है वो उर्दू में पेश किया जा रहा है और सिंध असेंबली में इंग्लिश में पेश किया जा रहा है। ये वजह मेरी पढ़ा लिखों का शहर है ना, मेरे समझ में नहीं आई कि सिंध असेंबली में जो है इंग्लिश में बजट पेश किया जाता है और कौमी असेंबली में उर्दू में किया जाता है, तो बात कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है।
आप बताएं। बस मैं यही कहना चाह रहा था कि मुख्तसर ये है कि ये नेग्लेक्शन खत्म होना चाहिए, नेग्लेक्शन खत्म। अब देखें जैसे जुनैद भाई बता रहे कि देयर इज नो कंसल्टेशन, आप ऑन बोर्ड ले ही नहीं रहे, सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स को आप साथ नहीं ले रहे, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो चला रहे हैं, उनके इंडस्ट्रियल टाउन्स का क्या हाल है। 7 इंडस्ट्रियल टाउन में जाके देखें क्या डिलेपिटेटेड स्टेट में टूटी हुई सड़कें, लौटते हुए कुत्ते, और ये इंडस्ट्रियल टाउन्स होते। आप कभी दुनिया के दूसरे मुल्कों में गए हो? मैं तंजानिया में गया हूँ, साइट एसोसिएशन की जो हालत है, दारुस्सलाम में मैंने इंडस्ट्रियल एस्टेट देखी, मैं हैरान होता है कि कराची शहर का ये इंडस्ट्रियल स्टेट है सर, वो साइट लिमिटेड है, साइट एसोसिएशन तो बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। वो नहीं, तो साइट एसोसिएशन की बात है, लेकिन राब्ता तो आपको साइट लिमिटेड से ही ना बात तरक्की बिल्कुल है, वो उसका तो केएमसी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई केएमसी से। मेरा कहना है, मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को रखूंगा कि कराची के साथ सिंसियरली काम किया जाए, जो एलोकेशन है वो उसको दिए जाए, और इसको खामोखा जबरदस्ती नेगलेक्ट ना किया जाए। मेरी बात अधूरी रह गई। नहीं, एक चीज मैं इनसे डिस्कस करूं 1 मिनट। तो केएमसी का अस्पताल है, केएमसी का अस्पताल है, सिंध गवर्नमेंट किसका अस्पताल है, उन अस्पतालों की हालत में कुछ बताएं ना यार। उसमें क्या होता है? अल्लाह माफ करे, वहाँ इंसान तो नहीं इलाज करा सकता, उसमें पैसे वगैरह रखते नहीं देखिए ये जो दूसरे हॉस्पिटल से जिनको आप वाइस सेठ साहब का ज्यादा वास्ता है, आप कहीं पर इलाज नहीं कर सकते। देखिए खुदा का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, इस कराची शहर में बड़े शानदार किस्म के एनजीओ हैं जिनके नाम दुनिया में मशहूर है, वो इस काबिल करते हैं गरीब को कि वो जिंदा रह सके, सांस ले सके। सिंध में सही है, कराची में नहीं है। तो नहीं, पूरे सिंध की बात हो रही है ना, मैं तो कराची से इसलिए बात करूं, सिंसियरिटी की बात करूं। अब अभी देखें ना 114.4 अरब रुपए मुख्तस किए हैं इन्होंने सेहत के लिए किए, लेकिन सेहत का भी शुबा तो इंतहाई नहीं। एक बात करने की आपसे इजाजत चाहूं, अपने हेल्थ की बात की, थैलेसीमिया इतना मूजी मर्ज है जो पाकिस्तान दुनिया में खत्म हो गया, पाकिस्तान में तेजी से हमारी इंटरनेट में बढ़ रहा है। थैलेसीमिया पे भी बात कर रहा हूं, इन्होंने लॉ बनाया है, रूल ऑफ द डे नहीं बनाया उसको। तो आपको इस हवाले से क्या कभी कोई बात हुई सिंध गवर्नमेंट से? बहुत इसको एक गुजारिशात देते रहते हैं, बताते रहते हैं, भाई तुमने जो कानून बनाया उसको किताबों में लपेट के जो तुमने रख दिया है, उससे थैलेसीमिया इतना बढ़ रहा है कि हर मिनट में 17 बच्चे हमारी पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं थैलेसीमिक में, जिसके क्या हो रहा है लाखों करोड़ों में। मैं थोड़ा सा यहाँ बताते रहो, थैलेसीमिया की जो तस्करा किया, सिर्फ थैलेसीमिया का तस्करा ये था कि थैलेसीमिया के लिए एक कानून बनाने की जरूरत है कि सिर्फ ये कि जो थैलेसीमिया में मर्ज में मुब्तला लड़की है या लड़का जिनकी शादी होने वाली है, अगर वो बिफोर मैरिज अगर उसको टेस्ट कर ले, अगर वो बिफोर मैरिज टेस्ट कर लें कि क्या सूरत हाल है। इसके अलावा कानून ये बन रहा था कि निकाह नामे में इस बात का इंदराज होगा कि निकाह खान जो है निकाह करने से कब्ल जो है वो सर्टिफिकेट मांगेगा कि थैलेसीमिया फ्री सर्टिफिकेट दे। अगर वो थैलेसीमिया फ्री सर्टिफिकेट होगा तो निकाह होगा, और वरना निकाह नहीं होगा। इससे यकीनी तौर पे जो है थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला जो बच्चे हैं उनकी पैदाइश में कमी वाक़ई हो सकती है। और थैलेसीमिया में पैदा होना बच्चा बहुत तकलीफ का बच्चा होता है, इज अ परमानेंट गेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, उसको जिंदगी देने में लाखों रुपए का खर्चा। लेकिन इसमें देखिए सिंध गवर्नमेंट की बात ना करें, इसमें वफाक भी इंटरेस्टेड नहीं। देखिए अगर सिंध गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है तो उसको सिंसियरली पूरा करना चाहिए। इसमें वफाक भी इंटरेस्टेड नहीं है। हम कुछ भी करें, हमें पाकिस्तान से थैलेसीमिया को एलिमिनेट और एरेडिकेट करना ही होगा। आज ब्लड डोनर डे है, देखिए हमें ब्लड नहीं मिल रहा, बच्चों की जान बचाने के लिए इनकी लाइफ लाइन है। हम बजट पे बात कर रहे हैं, लेकिन आज ब्लड डोनर डे, मैं इसका भी जिक्र कर दूं, पूरे रमजान ब्लड नहीं आया। देखिए ब्लड की जरूरत होती है इमरजेंसीज में, ट्राउमास में, एक्सीडेंट्स में, एडवांस स्टेज ऑफ वो पेशेंट जिनको सर्जरीज पे पहुंच गए, और थैलेसीमिया और ब्लड डिसऑर्डर के बच्चों के लिए आप किसी भी अस्पताल में जाकर देख लें, दे विल रेज देयर हैंड एंड से वी डोंट हैव ब्लड बिकॉज पीपल आर नॉट डोनेटिंग ब्लड। उसकी रीजन है रमजान में लोग ब्लड नहीं देते, और अब हमारे पास हीट वेव चल रही, लेकिन इसका सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन मेरा कराची में लोग जो है ना, मेरा अपना जाती राय है कि ईमानदारी की बात है, पूरे पाकिस्तान में दावे से कह सकता हूं कि पूरे पाकिस्तान में जो ज़कात खैरात इमदाद करने में जितने कराची के लोग आगे हैं, या जो मुखैयरात या खून के डोनेट करने में जितने कराची के लोग, ये कौन लोग हैं? ये ताजिर हैं, ये ताजिर है, एक आम आदमी भी चौक पे वो लगाते हैं, देखिए कैंप लगाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, लोग वहां दे रहे होते हैं। ये जो भी करता है ये फिलैंथ्रोपिस्ट करता है, और फिलैंथ्रोपिस्ट का ही काम है कि वो ब्लड डोनेशन। चले ये तो अपनी जगह रहेगी। दिस इज ऑल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज डूइंग सर, दिस इज बिजनेस कम्युनिटी डूइंग। मेरा अपना जाती रहा है कि हम थोड़ा आखिरी वक्तों पर आ गए, करीब आ गए, तो मैं जरा सा एक कंक्लूजन ले लूं कि जुनैद माकड़ा साहब, सबसे पहले तो आप ही बता दीजिए ना कि सिंध का बजट भी आ गया, वफाक का बजट भी आ गया,
क्या समझते हैं अब, क्या मसाइल कैसे हल होंगे? सर ये सिंध के बजट पे तो मैं आपको कह दूं कि जो ये प्रोफेशनल टैक्स वाले सारा दिन घूमते रहते हैं हर दुकानों पे, हर ऑफिस में, इनका इस अजाब से 500,000 रुपए लेके वो ये हमारे चीफ मिनिस्टर इस अजाब से हमें कब दूर करेंगे, नंबर 1। तो ये पे बात नहीं हुई अभी कभी चीफ मिनिस्टर से? नहीं, ये तो बेचारे सारे कस्टम एजेंट जितनी दुकानें वाले छोटी नहीं, बड़ी आपकी सिंध गवर्नमेंट से बात नहीं हुई? मैंने बात की है इनसे कि खुदारा बैठ जाएं, उन्होंने क्या कहा हम कहते हैं? बैठेंगे। तो क्या कहते हैं? देखें सईद गनी साहब जो है ना, जी, जी। देखिए मैं KWSB के बोर्ड पे भी हूँ, जी जी, मैं वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पे भी हूँ, मुझे पता है सईद गनी इज डूइंग वेल, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी जितनी तरीके से है। जी है, ये नो, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब इन चीजों पे मैं पूरी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, फॉलो अप कर रहा हूँ, और यूं देखिएगा उस सारे प्रोग्राम में मैं ही बक रहा होता हूं और बोल रहा होता हूं, बाकी सब सुन रहे होते हैं कि ये क्या है। अब एक ही फाइटर होगा तो कोई काम नहीं चलेगा, मेरे साथ दूसरी भी मुझे इमदाद चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 7 इंडस्ट्रियल टाउन की आपने बात की, तो वो अपग्रेडेशन के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो ये काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर में फायर ब्रिगेड का है। आग लग जाती है आपके सामने, कितनी बार आपने कवरेज की है, मुझे बताएं। मुझे गवर्नर ने वादे का सौदा किया कि जी आपको हम गाड़ी भेज रहे हैं, फलाना होगा, ये होगा, कुछ नहीं हुआ अभी तक। जो है वो हम इसी मुसीबत। कितनी गाड़ियां दे रहे थे आपको? वो 2 गाड़ियां दे रहे थे, साइट में दे रहे थे, एक कराची चेंबर पे दे रहे थे, क्योंकि उसी वक्त आपको पता है कि वो जो वाकया अभी हाल ही में हुआ था, जिस वक्त मैं एज्यूम ऑफिस किया है कराची चेंबर प्रेसिडेंट का, तो सबसे पहले मैं निकला हूँ और आग वाली बिल्डिंग के अंदर। मेरा कहने का मकसद ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ये भी आ गया ना सर, इसके अंदर में एक सर्कुलर रेलवे का बड़ा प्रॉब्लम है। आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो लेबर है हमारी, जो पहले यूज कर लेती थी, यार छोटा आदमी क्या करेगा आज आपकी इस मईशत जिसके अंदर में बजट आप दे रहे हैं, इसमें तो उसकी ताकत नहीं है कि वो रिक्शे में जाए। चले क्यों साहब, जल्दी से 2 लफ्जों में बता दीजिए। 2 लफ्जों में बताइए। कराची को ओन करेंगे तो कुछ होगा, कराची को ओन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। जी, थैंक यू सर। नाज़रीन, बजट ट्रांसमिशन जो हमारा स्पेशल बजट ट्रांसमिशन मेट्रो 1 टीवी चैनल से आज हमने पेश किया, और इसमें हमारे मेहमानों ने, जो ताजिर हजरात हैं, जो कि कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट भी हैं और साबिक प्रेसिडेंट भी हैं और महाशी महाद तजियार पे हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो है मुखैर हजरात भी हैं, जो कि कराची शहर में मुख्तलिफ सेहत, एक समाजी, दूसरे जितने भी काम हो उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। इनके अपने नज़रियात, इनकी अपनी गुफ्तगू यकीनी तौर पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने स्क्रीन पर खुद ही सुन ली होगी। और हम तो दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क की और इस शहर को इतना तरक्की दे कि हम इसकी कोई भी जो ऐसे कामों को ढूंढते फिरें कि कमज़ोरी कहाँ पे है या कहाँ पे ऐसी चीज़ें कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं जिसको हम तरक्की दें, इतना कुछ हम करें इस कौम के लिए। और हम आइंदा के लिए हम यही दुआ के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। बिलाल हसन को इजाज़त दिए, इंशाअल्लाह आइंदा किसी और मुलाकात में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।